I guess if you can make us as presenters so we can type messages. सर ये भी मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, पर अभी थोड़ा मुझे नहीं पता कि ये भी कैसे करना है। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। पहले ये मैं व्हाट्सएप पे वो कर दूंगा आपके सवालों के जवाब, और उसके बाद भी ये क्लास दोबारा भी रिपीट होगी अभी आने वाले टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे पिछली बार, तो मुझे क्लास वैसे भी रिपीट करनी है। तो आई होप सबको सबसे पहले पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने ये बात करी थी सबसे पहले कि इंडिया में 2 एक्सचेंजेस होते हैं। एक्सचेंजेस बेसिकली वो मार्केट होती है जहाँ पे आप जाके सामान खरीदते और बेचते हैं। जैसे आपके आसपास की मार्केट है तो आपको कोई भी, जैसे भागीरथ मेडिसिन के लिए फेमस है और चांदनी चौक मान लीजिए कपड़ों के लिए फेमस है, तो ऐसे ही काफ़ी सारी इस एक्सचेंजेस होते हैं इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, जहाँ पे आप सामान का सौदा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस जो हमारे काम के वो थे BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये मैंने पिछली क्लास में आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया था। इसके अलावा हमने बताया था कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। तो हमने ये बताया था कि जो टॉप 30 कंपनी होती है इंडिया की फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से, उनको हम सेंसेक्स के अंदर डालते हैं, और जो टॉप 50 कंपनीज होती है उनको निफ्टी के अंदर डालते हैं। तो बेसिकली जो 4-5 हज़ार कंपनी के आसपास इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उसकी जो क्रीम होती है, मतलब टॉप 50 कंपनी, टॉप 30 कंपनीज, वो आपके सेंसेक्स में रिफ्लेक्ट करती हैं या निफ्टी में रिफ्लेक्ट करती हैं। जब भी हम निफ्टी और सेंसेक्स बोले तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे लिए दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि मोर और लेस ये दोनों एक ही जैसा ग्रोथ या एक ही जैसा रिटर्न क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि कैसे इंडिया की जो इकोनॉमी होती है वो 15% के हिसाब से ग्रो करती है, और अगर इकोनॉमी 15% के हिसाब से ग्रो कर रही है तो आपका सेंसेक्स भी 15% के हिसाब से ग्रो करेगा ही। इसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने अपने काफ़ी सारे वेज के थ्रू काफ़ी सारे सवाल पूछे थे, तो मैं थोड़े सवाल जो हैं वो उनको रिफ्लेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि आप बोलते हो कि 15%, ये 15% होता कितना है। मतलब जनरली लोगों को रेट ऑफ रिटर्न का कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं है इंडिया में, तो वो ये जानना चाहते थे कि जो 15% हम बात करते हैं, ये 15% आखिर है कितना, मतलब क्या माने कि 15% कितना है। तो आज उसके बारे में बात करते हैं कि 15% जो है वो कितना होता है। आई होप सबको स्क्रीन अब दिख पाएगी। व्हाइट बोर्ड की जगह हम एक्सेल पे डिनोट करना चाहते हैं। तो 15% जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है और काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 15% आपकी लाइफ में क्या चेंज कर सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मान लीजिए आप 50,000 रुपये रोज के कमाते हैं। आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी एक्सेल की। और आप उसमें से मान लीजिए 50,000 में से 45,000 आप अपने नॉर्मल एक्सपेंडिचर में खर्च कर लेते हैं, और 5,000 रुपये हर महीने आप सेव करने के कैपेबल, ये मान के चलते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि 5,000 रुपीज़ आप हर महीने सेव कर पाते हैं। तो अगर आप, जैसे कि हमने आपको कहा था कि आप स्टॉक पे, स्टॉक्स की बजाय आप इंडेक्स पे बेट कीजिए, इंडिया की इकोनॉमी में बेट कीजिए, वो आपको 15% का रिटर्न जो है वो गारंटी देती रहती है। तो सबसे पहले लोगों के मन में सवाल था कि 15% कितना होता है, मतलब क्या कर सकता है 15%। तो मैं एक्सेल पे फॉर्मूले डालता हूँ। ये आप, अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं पता, ये हम अपने आने वाले कोर्स में सारे फॉर्मूले जो एक्सेल में हमारे काम के हैं वो सब सीखेंगे। पर अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं भी पता तो नेट पे काफ़ी सारे सिंपल SIP कैलकुलेटर, गोल कैलकुलेटर नाम से काफ़ी सारे ऐप्स हैं और वेबसाइट हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपको 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है कंपाउंडेडली, और आप हर साल हर महीने 5,000 रुपये सेव कर पाते हैं। और मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, आप बिना किसी
दिक्कत के आप सिर्फ इन्वेस्ट कर पा रहे हैं 5,000 रुपये हर महीने। और जैसा कि आपको बोलता है कि इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए, आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से ले रहा हूँ, आप ये अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मेरी एज 25 ईयर्स है, तो मान लीजिए मेरे पास रिटायरमेंट पे 60 ईयर्स तक 35 ईयर का ब्रैकेट है। तो मैं 35 ईयर्स तक ये पैसे जो है वो हर महीने, मैं ये मानता हूँ कि 60 ईयर्स तक अगर मैं काम करता हूँ तो हर महीने मैं, मेरी सैलरी जैसे जैसे बढ़ती रहेगी या मेरा जो इनकम है वो बढ़ती रहेगी, पर मैं अपनी SIP यानी ये जो 5,000 रुपये हैं इनको हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये ही फिक्स रखूँगा कि मैं सिर्फ 5,000 रुपये ही हर महीने बचा पाऊँगा। चाहे मेरा समय अच्छा हो खराब हो जैसा भी हो, मैं 5,000 रुपये हर महीने बचा लूँगा। तो 5,000 रुपये अगर हम हर महीने बचा पाते हैं तो ये आपके लिए आने वाले टाइम पे कितने बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले डाले और फॉर्मूले पे हमने जब वैल्यू डाली तो ये आपका निकल के आया 7,33,85,000। तो सिंपल, बिना कुछ समझे, बिना स्टॉक मार्केट की बहुत सारी नॉलेज लिए, अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये भी इंडेक्स पे हर महीने डाल सकते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 25 टिल द एज ऑफ 60, ये मैंने अपने लिए एग्जांपल लिया है, आपकी एज में भी 20 हो सकती है, आपकी एज में भी 30 हो सकती है, आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। तो अगर आप इतनी एज कंटिन्यूसली अपने हिसाब से डालें तो आपकी 7,33,00,000 का रिटर्न आप कमा सकते हैं। मतलब जो आपका फाइनल अमाउंट है वो 7,33,00,000 हो जाए। आई होप इतने तक लोगों को क्लियर होगा कि जब हम कहते हैं 15%, मतलब सिर्फ 15%, तो उससे आप क्या समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल इंडेक्स इन्वेस्टिंग आपको 15% का जो रिटर्न जनरेट कर सकती है, उससे हम 15% से कितना पैसा बचा सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप कितना सेव कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, पर 5,000 मैंने एक बेसिक अमाउंट माना है कि अगर आपकी सैलरी 50,000 हो या 1,00,000 रुपये महीना हो तो 5,000 रुपये तो आप हर महीने बचा ही सकते हैं। तो अगर आप 5,000 रुपये बचा के आज से फ्रॉम द एज ऑफ 25, मैं अपने लिए मान रहा हूँ, यहाँ से 5,000 रुपये हर महीने इंडेक्स में इन्वेस्ट करते रहें, तो आप विदाउट एनी डाउट एट द एंड ऑफ 60 यू विल हैव अ कॉर्पस ऑफ 7,33,00,000 इन योर अकाउंट। मोर और लेस, थोड़ा जल्दी हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है, पर इतना आपके पास कॉर्पस होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे हमारा जो इंडेक्स है वो 15% का रिटर्न देता है। तो 15% कितना होता है ये हमने जान लिया। अभी तक किसी के मन में कोई डाउट है तो कोई चैट या माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है, अगर किसी के मन में यहाँ से कोई डाउट है तो। सर ये जो आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो सर ये जो इंडेक्स है वो किसके अंदर मिलेगा वैसे? मतलब समझा नहीं सर मैं, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि सर मैंने कभी किया नहीं है तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। तो इंडेक्स होता क्या है एक्चुअली सर, थोड़ा सा आप मेरे को डिटेल में बताएंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास में तो नहीं था, ये मेरी फर्स्ट क्लास है सर। ओके, तो इंडेक्स बेसिकली एक बैरोमीटर होता है जो इंडिया की इकोनॉमी को नापने के लिए बनाया गया था, जिसको आप मॉर्निंग में हर महीने, मतलब हर सुबह अगर आप स्टॉक मार्केट फॉलो करते हो या न्यूज़ भी सुनते हो तो आप न्यूज़ में हमेशा सुनते होंगे कि सेंसेक्स आज 2,000 पॉइंट बढ़ गया, सेंसेक्स आज 1,000 पॉइंट गिर गया। तो ये जो सेंसेक्स और निफ्टी आप जो टीवी में सुनते हैं, इसी को ही हम इंडेक्स कहते हैं। रही बात कि इंडेक्स होता क्या है या कैसे मिलता है या कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हम इस क्लास के एंड में सीखेंगे, वो अभी मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैं पहले बेसिकली, वो एक क्लेरिकल काम है, मतलब इंडेक्स खरीदना एक बहुत ही क्लेरिकल काम है, किसी भी ऐप से आप जाके खरीद सकते हैं, वो कोई मेन दिक्कत नहीं है, वो 5 मिनट का काम है। मेन काम ये है कि जब आप इंडेक्स खरीदने जाएं तो आप अपनी कन्विक्शन कैसे बना के रखें। और किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। मेरा एक डाउट है। डाउट क्या है, मतलब बेसिकली मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे आपने बोला 50,000 सपोज किसी की सैलरी है, वो 5,000 उसको क्या सेव करना चाहिए, है ना? तो 5,000 मतलब ऐसा कुछ क्राइटेरिया, कुछ ऐसा है कि इतना % बंदे को अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करना चाहिए, या कम से कम इतना % करना चाहिए अगर उसे फ्यूचर में अच्छा, मतलब बोले तो अमाउंट चाहिए, एक रिटायरमेंट अमाउंट या कुछ ऐसा? तो कुछ ऐसा होता है सिनेरियो कि हाँ इतना % कम से कम उसको सेव करना चाहिए। वैसे तो हर बंदा मतलब अपने हिसाब से सेव करता है कि हाँ 50,000 में कुछ ऐसे भी होते होंगे जो 20,000 सेव कर लेते होंगे, इन्वेस्ट करते होंगे।
पर कुछ ऐसा होता है कि हाँ इतना कम से कम अमाउंट, इतना % आपको सेव करना ही चाहिए, ऐसा कुछ? ये मैं आपकी बात समझ गया कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आउट ऑफ योर सैलरी आप कितना % सेव करना चाहिए आपको। तो हाँ बेसिकली जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारे रेशियो होते हैं कि आपको अपनी 50% ऑफ द सैलरी में आपका अपना काम चल जाना चाहिए, 30% आपको इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए, 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे रेशियोज मिल जाएंगे। पर हम मतलब आज की क्लास में तो नहीं, पर जैसे जैसा हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा एक हम पूरे का पूरा क्लास इस चीज़ पे डेडिकेट करते हैं कि कितना % आपको सेव करना चाहिए। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, जब हम ये रूल कहते हैं कि आप 50% ऑफ योर सैलरी पे आपको सर्वाइव कर लेना चाहिए, बचे 30% को आपको इमरजेंसी फंड के लिए, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई उसके लिए रखना चाहिए, और 20% आपको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कहने में काफ़ी आसान रहता है, मतलब आप काफ़ी बुक्स पढ़ेंगे, जैसे इस कोर्स में आज की क्लास में आपको मैं 1-2 बुक्स का नाम भी बताऊंगा। तो उसमें ये दिक्कत आती है कि मेरे को नहीं पता कि मेरी सैलरी का 50% मेरे लिए सर्वाइवेबल है कि नहीं है। तो अगर आपको सर्वाइव करना पड़ा तो आपको दिक्कत क्या आएगी कि आपको कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंसेस कट करने पड़ेंगे। अब एक्सपेंसेस किसी के शौक हो सकते हैं, किसी के लिए लग्जरी हो सकती है, कोई मे बी बाय नेचर ही बियर फ्रूगल फिनेंस में जीता हो कि भैया जितना चाहिए बस उतना ही है, उससे आगे एक पैसे नहीं है। तो ये कोई हार्ड एंड सेट रूल नहीं होता। हाँ, ये हम जरूर सीखेंगे आने वाली क्लास में जब हम अपने फिनेंशियल गोल्स प्लान करेंगे, कि हम आपसे ये पूछेंगे कि आप यहाँ से 5 साल के बाद के जो आपकी लाइफ के गोल्स हैं वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो जो आपके यहाँ से 5 साल के बाद आने के आगे गोल्स हैं वो क्या होंगे, तो आप जैसे बता सकते हैं। जैसे हर किसी के हिसाब से अलग होगा। एक 20 साल वाला बंदा मे भी ये बोले कि मैं 30 में शादी करना चाहता हूँ। 30 में जो शादी करके बैठा है वो ये बोल सकता है कि मैं 60 पे रिटायर करना चाहता हूँ। कोई ये बोल सकता है कि मेरा बच्चा कल परसों जन्मा है या अभी 1 साल का है या 6 महीने का है, मैं उसकी एजुकेशन जो है वो सिक्योर करना चाहता हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं और हम गोल के हिसाब से उनको सेव करने की आदत डालते हैं। मतलब अगर आपके गोल्स 3-4 हैं तो आपको हर किसी गोल के हिसाब से अलग अलग SIP करनी चाहिए। वो SIP का अमाउंट कितना है, कितना होगा, वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो हम आज की क्लास में तो नहीं ले सकते क्योंकि उसके लिए पूरी की पूरी एक क्लास ही जाएगी। उसमें आप एक्सेल यूज़ करना सीखेंगे, एक्सेल में अपनी खुद की प्लानिंग करना सीखेंगे, अपनी फैमिली की प्लानिंग करना सीखेंगे, और काफ़ी सारी फिनेंशियल प्लानिंग उसमें आती है। तो वो हम आगे जाके क्लास में ज़रूर सीखें। अब आगे बात करते हैं कि सर जो एक और हम बात थी। हाँ, बोलिए। सर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता था। जिसकी इंडेक्स की आप बात कर रहे थे वो जैसे निफ्टी हो गया, बाकी कोई भी जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 120 वगैरह, मतलब XYZ जो भी है, तो सर उसको हम इंडेक्स कहते हैं या फिर इंडेक्स अलग चीज होती है? उसी को हम इंडेक्स कहते हैं। बेसिकली इंडेक्स क्या होता है कि एक सिलेक्टेड कंपनी के बास्केट को आप इंडेक्स कह सकते हो। वो किसी भी फॉर्म ऑफ इंडेक्स हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग इससे काफ़ी जो नो नथिंग इन्वेस्टर हैं वो इस चीज़ को भूल जाएं, मतलब जिनको कुछ नहीं आता वो इस आगे वाले पॉइंट को भूल जाएं। पर जो जानते हैं वो इसके बारे में जानते हैं कि जैसे बैंक निफ्टी एक चीज़ होती है जिसे ट्रेडर्स काफ़ी ट्रेड करते हैं। इसके अलावा अब आजकल फिन निफ्टी आया है। तो मार्केट में काफ़ी सारे इंडेक्स हैं, जरूरी नहीं कि आपके लिए सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स ही इंडेक्स हैं। आपके पास टॉप ओके 500 सर, कंपनीज मतलब का आपके सर मैं पास ये टॉप कहना चाहता 500 कंपनीज का एक इंडेक्स होगा, टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स होगा, बैंक का एक अलग से इंडेक्स होगा। तो काफ़ी सारे टाइप ऑफ इंडेक्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं। पर हम क्योंकि हम चाहते हैं कि एक जैसे आज की जो 2 क्लासेज है वो नो नथिंग इन्वेस्टर के लिए, जिसको मार्केट का कुछ नहीं पता, तो वो सिर्फ अपने माइंड में 2 ही इंडेक्स लेके चले कि बस जब भी आप नाम सुने इंडेक्स तो आपको सिर्फ और सिर्फ समझ में आए निफ्टी 50 और सेंसेक्स। इससे अलावा आपको और कोई इंडेक्स ना सोचना है और ना जानना है। ठीक है सर। ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो सवाल आता है वो दूसरा ये आता है कि जो दूसरा लोगों ने सवाल पूछा, अभी इसका तो हमें डाउट क्लियर होगा कि 15% आपकी लाइफ में क्या कर सकता है। अब बहुत लोगों ने एग्जांपल दिया कि जब मतलब काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हम तो 15% से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न ऑलरेडी जनरेट करते हैं। तो मैंने बोला हाँ सर, हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि आप 15% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट नहीं करते हो। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हम जब पहली बार यहाँ आए थे
तो तब हमारे पास कुछ नहीं था, इतने से पैसे हुआ करते थे। आज देखो घर है, ये है, तो हमारा रिटर्न आप कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो आप ये 15% के ऊपर क्यों भाग रहे हैं? तो समझते हैं कि 15% और जो आप रिटर्न की बात कर रहे हैं उसमें अंतर कैसे आता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज आप गए क्या, आपने अमेज़न पे एक कुल्हाड़ी ढूंढी और आपने देखा कि एक कुल्हाड़ी जो है वो 300 रुपये की आ रही है, ठीक है। और आपने बाहर बोर्ड देखा, मेट्रो का काम चल रहा है खुदाई का, आपने 300 रुपये लगाए, वो खुदाई की जो कुल्हाड़ी थी वो आपने ले ली और आप चले गए मेट्रो के पास और बोला कि जी मैं काम करना चाहता हूँ लेबर का। मेट्रो ने बोला ठीक है, हमें लेबर की ज़रूरत है, हम 600 रुपये पूरे दिन का देंगे, आप बस हमारे लिए यहाँ से यहाँ तक गड्ढा खोदो। तो आपने बोला ठीक है, आप गए, आपने गड्ढा खोदा सुबह से लेकर शाम तक और शाम को आपको 600 रुपये मिल गए। तो अगर आप इस एनालॉजी को देखो तो आपने सुबह एक चीज़ लगाई 300 रुपये की और आपने शाम को लगाया और आपके पास मिल गए 600 रुपये। तो रिटर्न के हिसाब से आपने एक दिन में अपना रिटर्न को डबल कर लिया। और अगर आप इसी एनालॉजी को आगे चलते रहें और ये बोलें कि भाई अगले दिन मैं फिर गया, मुझे फिर से काम मिला, मैंने 600 रुपये फिर कमा लिए, तो अब तो आपकी कुल्हाड़ी की कॉस्ट भी निकल गई, मतलब जो 300 रुपये आपने लगाए थे वो भी आपके निकल गए। तो अब इस हिसाब से तो आपका जो रिटर्न होगा कैलकुलेटिवली तो इन्फिनाइट होता गया। तो ऐसे ही हर जगह ये चीज़ सुनने को मिलती है कि जो हमारा रिटर्न है वो आपकी निफ्टी और इंडेक्स के रिटर्न से तो काफ़ी ज़्यादा है। कोई बोलता है हमारा तो हर दिन का 100% का रिटर्न है। तो समझते हैं कि हम फिर 15% के पीछे क्यों घूम रहे हैं और हम ये क्यों नहीं कर रहे। या आप सब लोगों को जब ये समझ पड़ रहा है कि कुल्हाड़ी खरीद के गड्ढा खोदने में 200% का रिटर्न है, तो आप सब जाके अपनी जॉब छोड़ के गड्ढा ही क्यों नहीं खोद रहे। तो इसकी एनालॉजी बहुत सिंपल है, जिसको आप वॉरेन बफे से कुछ ऐसे समझाता है कि लाइफ में 2 टाइप की इनकम होती है, एक होती है पैसिव इनकम और एक होती है एक्टिव इनकम। आपकी एक्टिव इनकम का रिटर्न हमेशा काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक फार्मेसी की शॉप है, उस पर मैंने 6 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी। तो जो मेरे पास जो फार्मेसी की शॉप है उस पर मैंने 6 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी और मैं उससे हर महीने मान लीजिए 50,000 रुपये कमा लेता हूँ। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 50,000 रुपये महीने के हिसाब से 6 लाख रुपये वापस आ गए। तो यानी पहले ही ईयर में मेरा जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो 100% का था। मतलब मेरे बिजनेस पे मैंने 6 लाख रुपए का स्टॉक डाला और एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने 6 लाख रुपए वापस कमा लिया। तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी जो मेरे बिजनेस का है वो 100% है। और आप हम मेरे से ही नहीं, किसी भी ट्रेड पंडित से पूछेंगे या किसी भी बुक्स को पढ़ेंगे तो कहते हैं कि 15 से 20% का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी है तो वो बहुत ही बढ़िया है। तो 100% का रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब किसी भी पैरामीटर पे ये जो होगा काफ़ी अच्छा माना जाएगा। पर फिर हम ये इंडेक्स इन्वेस्टिंग में 15% के पीछे क्यों भाग रहे हैं जब अपना बिजनेस ही 100% का रिटर्न दे रहा है। तो उसका एक बहुत ही सिंपल कारण है जिसे हम कहते हैं स्केलेबिलिटी। मतलब जो आपकी पैसिव इनकम है वो आपको रिटर्न तो हमेशा कम देगी, क्योंकि इंडेक्स में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ काम कर रहे हैं और आपके लिए पैसा कंपाउंडिंग बनाती जा रही है। तो यानी ये आपकी पैसिव इनकम हुई। इस पे जो भी आप रिटर्न आने वाले टाइम पे बनाएंगे कंपाउंडिंग की वजह से जो रिटर्न बनेगा वो सारा का सारा रिटर्न जो होगा वो पैसिवली आएगा। मतलब उसके लिए आपको एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सुबह से शाम तक गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपको धीरे धीरे करके कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा जैसे कि आप काम कर रहे हैं। वो एक पैसिव इनकम होगी, पीछे से अपने आप आती रहेगी। तो इसको समझते हैं कि जो पैसिव इनकम होती है उसमें रिटर्न हमेशा कम होता है पर वो स्केलेबल होती है, और एक्टिव इनकम में रिटर्न हमेशा ज़्यादा होता है पर वो स्केलेबल नहीं हो सकती। बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आया यहाँ से और मैंने आपने बोला कि मेरी कंपनी पे इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे एक लेक्चर देना है, और मैंने आपको लेक्चर दिया और मैंने आपको बोला कि मैं 10,000 रुपीज़ चार्ज करूँगा। तो इस हिसाब से मैंने 10,000 रिटर्न का जनरेट कर लिया। पर आपको क्या लगता है कि ऐसा रिटर्न मैं लगातार कितने अमाउंट तक स्केलेबली जनरेट कर पाऊँगा? तो इसकी एक लिमिट आएगी, और आपके हर बिजनेस में हर एक एक्टिव इनकम पे एक लिमिट आती है जो कि आपकी पैसिव इनकम पे नहीं आती। इसीलिए हम पैसिव इनकम को कहते हैं कि उसका रिटर्न बेसिकली कम हो, आपकी एक्टिव इनकम के मुकाबले रिटर्न बेशक कम हो, पर आपकी जो स्केलेबिलिटी होती है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो अब बात करते हैं आगे
यहाँ से। ये तो कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जो लोगों के थे। आई होप यहाँ तक सबको सब क्लियर हो। चैट बॉक्स पे लिख लेते हैं यस कि यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को नहीं है तो वो कुछ पूछ सकता है चैट बॉक्स पे। एक बार वो 5000 वाला एग्जांपल आप दोबारा बताएंगे? 5000 वाला एग्जाम्पल दोबारा सीख लेते हैं सर। 5000 वाला कोई एग्जाम्पल अलग नहीं था, मैंने बस ये कहा था कि अगर आप मेरे ख्याल से मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया। आई होप आप सबको एक्सेल की स्क्रीन दिख रही होगी। तो ये 5000 वाला एग्जाम्पल था, इसमें ऐसा कुछ अनोखा नहीं था सर। हमने ये कहा था कि निफ्टी जो होती है वो आपको 15% का रिटर्न देगी और हम इसे 35 साल तक मेरी एज के हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूंगा, और रिटायरमेंट पे अगर मैं 5-5 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता रहा तो मेरे पास जो कॉर्पस जमा हो जाएगा वो 7 करोड़ एंड 33 लाख के आसपास का जमा हो जाएगा। सर तो जो ये हमारा 5000 है बेसिक ये सा पर एग्जाम्पल मंथ था। पे इन्वेस्टमेंट करना है और पर ईयर पे? ये पर मंथ में इन्वेस्ट करना है सर। पर ईयर 5,000 रुपये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। आप पर मंथ आपको 5 मतलब जैसे आपकी सैलरी होगी सर, मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये होगी, तो आपको बस अपनी सैलरी से मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और आप जो रिटायरमेंट है वो आराम से सिक्योर कर सकते हैं। बल्कि हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी काफ़ी बार लिखा है कि आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग के ऊपर जो है लोगों पे जागरूकता जरूर लेके आओ, ताकि लोग अपनी सैलरी का 1000, 2000 या 5000 जितना भी उनसे हो सके वो अगर अपनी सैलरी का रेगुलर इन्वेस्ट करते रहें तो वो अपनी जो भी पॉवर्टी है इंडिया में या जो बीपीएल की एक लाइन है वो आप मार्जिनली काफ़ी ऊपर लेके आ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, समझते हैं कि सबसे पहले कि ये इंडेक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंडेक्स फंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में आपने पहले कभी क्यों नहीं सुना? मतलब आप भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में आपने कभी सुना नहीं होगा या टीवी में आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखे होंगे, काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, पर आपने कभी भी इंडेक्स इन्वेस्टिंग या इंडेक्स फंड का नाम नहीं सुना होगा। आपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स या काफ़ी सारे, अब तो क्रिप्टो करेंसी भी काफ़ी लोगों को पता है, इन सब के बारे में सुना होगा, पर जो बेसिक इंडेक्स इन्वेस्टिंग है, जो प्लेन वनीला इन्वेस्टिंग है, वो आपने नहीं सुनी होगी। उसके पीछे जानते हैं कि कारण क्या है। सर सबसे पहले कारण इसके लिए होता है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग में जो इनकम होती है, मतलब जो बेच रहा है ये इंडेक्स फंड आपको, उनकी इनकम बहुत कम होती है। पूछिए क्यों? क्योंकि जो आपके लिए जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होते हैं, मतलब जिन्हें आप म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हो, उनका कंसेप्ट बेसिकली ऐसा होता है कि आप उन्हें हर महीने कुछ पैसा देते हैं, सारे के सारे लोग। जैसे आपने मान लीजिए आप 20 लोग हैं, आपने हर महीने 1000 रुपये मुझे दिए और 20,000 रुपये हो गए, और आपने मुझे बोला कि एटलीस्ट आपको पता है आप इन्वेस्ट कर लो, तो मैंने वो उठा के इन्वेस्ट कर दिए कहीं पे। मान लीजिए वो 20,000 के 1 साल बाद 30,000 रुपये हो गए, तो मैं आपको बोलूँगा क्योंकि आप सबके लिए इन्वेस्ट मैंने किया था तो मेरी एक फ़ीस है वो मैं आपसे चार्ज कर लूँगा, बचा रिटर्न आपका होगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड बेसिकली और कुछ नहीं करते, आपसे पैसा लेते हैं। एक मतलब कोई पर्सन होता है जिसको ये माना जाता है कि उसे मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ पता है, वो फंड्स के हिसाब से जो भी फंड उसे मिलता है स्टॉक मार्केट पे खरीदता है, और जो रिटर्न मिलता है उसमें से अपनी फीस लेने के बाद आपको आपके पैसे रिटर्न सहित वापस कर देता है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड। अब इंडेक्स फंड में क्या होता है कि इंडेक्स में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। बेसिकली इंडेक्स में आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दिमाग लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि इंडेक्स में आपके सामने चीज़ें सिंपल होती हैं। आपको बोला गया है कि निफ्टी 50 के इंडेक्स का फंड है, तो आपको कुछ नहीं करना। मान लीजिए आप ही फंड मैनेजर हैं, आपने कुछ नहीं करना, सुबह उठना है, आपने देखना है कि पिछले दिन पे 1 लाख रुपए आए हैं लोगों की तरफ से इंडेक्स इन्वेस्टिंग के लिए। आपने सुबह जाना है, इंडेक्स में जैसे जैसे वेटेज है, मतलब इंडेक्स का टॉप कंपनी है रिलायंस, सेकंड नंबर पे HDFC बैंक, थर्ड नंबर पे TCS, ऐसे करके लिस्ट बनी हुई है टॉप 50 कंपनीज की। आपने उठाना है और जिस वेटेज पे वो इंडेक्स में वेटेज रखती हैं, मतलब जैसे रिलायंस जो है वो अकेला 10% का वेटेज रखता है मान लीजिए, तो 10% मतलब 1 लाख में से 10,000 रुपये के आपने रिलायंस के शेयर खरीद लेने हैं। फिर 8% जैसे HDFC बैंक रखता है तो आपने HDFC बैंक खरीद लेना है।
सिंपल सा सुबह उठ के ये करना है, लैपटॉप बंद करना है, घर चले जाना है। अगले दिन फिर आना है, फिर कुछ नहीं करना। आपने देखा कि आज भी लोगों ने SIP करी है, 1 लाख रुपए फिर आया, आपने जाना है इंडेक्स के हिसाब से शेयर खरीदने हैं, शेयर खरीद के लैपटॉप बंद करके घर चले जाना है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, मतलब जिसमें इंसान दिमाग लगा रहा है, ये मान रहा है कि हम पूरी मेहनत करके स्टॉक ढूंढ के तब रिटर्न क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो वो आपसे फीस लेगा। और जिसको कुछ करना ही नहीं है, जिसके सामने लिस्ट लगी हुई है, वो ऑब्वियसली बात है आपसे फीस किस बात की लेगा, क्योंकि इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज होते हैं। आपको दिमाग लगाने के लिए कोई कह ही नहीं रहा, ना आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है। जो लिस्ट आपके सामने, आपको जाके वो शेयर उसी स्टॉक पे खरीद लेने। तो ऑब्वियसली बात है इस काम की फीस जो होती है वो काफ़ी कम होती है। तो एक टर्म आता है जिसको मैं आप सबको साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। किसी भी फंड का, यानी म्यूचुअल फंड का जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप ध्यान देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो मैं आज आप लोगों से ये मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके अपने म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें और पता करें कि आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो इंडेक्स फंड के जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, मतलब 0.1 0.2% से ज़्यादा इंडेक्स फंड के जो रेशियोज होते हैं, एक्सपेंस रेशियो, वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि लॉजिक हमें सबसे सिंपल पता है कि जब उसे कोई मेहनत नहीं करनी तो उसे पैसे किस बात की दिए जाए। तो अब चलते हैं कि कितना अंतर आता है इसमें। तो अब सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और देखते हैं कि कितना अंतर आ सकता है। तो हमने गूगल पे गए और हमने वैल्यू रिसर्च साइट जो है वो खोली। अब आप यहाँ पे फंड ढूंढेंगे, जैसे कोई भी फंड आपने ढूंढा, मान लो ICICI, ये रहा जैसे प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, प्रूडेंशियल बैलेंस, ब्लू चिप फंड। तो ब्लू चिप जो है वो काफ़ी फेमस होते हैं, तो आपने अपना ब्लू चिप फंड ढूंढा और आपने देखा कि ये, अब इसमें आपको सबसे पहले कभी भी आप म्यूचुअल फंड खरीदें तो हम तो कभी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि म्यूचुअल फंड खरीदें, हम आपको सजेस्ट करेंगे हमेशा कि आप हमेशा इंडेक्स फंड खरीदें। पर अगर आप मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हैं तो उसमें हमेशा 2 ऑप्शन आएंगे, एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान तो खरीदना अपने आप में एक सबसे बड़ा पाप है, पर फिर भी अगर जो रेगुलर फंड खरीद रहे हैं उनका देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने इस वेबसाइट पे आपको ये बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो काम की चीज़ें होंगी। एक्सपेंस रेशियो का ऑप्शन था, पर मेरे ख्याल से साइट में भी चेंज आया है, इस वजह से जो एक्सपेंस रेशियो का कॉलम है वो कहीं चला गया है। यूजुअली जो एक्सपेंस रेशो है ये 1 से 2% होता है, जो मैंने नोटिस किया है। बिल्कुल सही। मैं बेसिकली ये ऑनलाइन दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे ख्याल से वैल्यू रिसर्च ने अपना जो प्लेटफॉर्म है उसमें चेंज लेके आए हैं, जिसकी वजह से ये एक्सपेंस रेशियो जो है वो अब मेन पेज पे दिखता नहीं है। मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगा सबको कि मैंने जैसे करीब 4-5 साल पहले मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, और उस समय पे ग्रो वगैरह ये सब ऐप नहीं थी, और होगी भी तो मुझे नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। तो मैंने एक थर्ड पार्टी अरिहंत कैपिटल करके मैंने वहाँ से जाके अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था एक्सपेंस रेशो के बारे में, पहले से ही मुझे मालूम चला था ये चीज़। और जब मैंने वो चीज़ देखी कि मेरा पहले तो डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है, फिर मुझे उनकी ऐप से जाके पता लगा कि वो रेगुलर प्लान सारे उन्होंने मुझे दिए थे।
और एक्सपेंस रेशो आप यकीन नहीं मानेंगे 1.9%। मैंने 4 म्यूचुअल फंड लिए थे वहां से, जिनमें मैं 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा था, और 1.9% वो जो है मतलब एक्सपेंस रेशो था उनका। मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरी जो भी मैं 5 साल में 4-5 साल में मैंने मतलब मेरा वहां पे जमा हुआ, जब मैं उसको निकालूंगा तो 2% तो 1.9 मतलब ऑलमोस्ट 2% तो वही कट जाएगा। मतलब अगर 15% का रिटर्न मुझे मिलता है तो 15 का 13 हो जाएगा। और एज पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट रूल्स अखिलेश, अभी मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हुआ है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो 10% उसमें भी कटेगा, ऐसा कुछ। तो बेसिकली होता क्या है कि एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो कि म्यूचुअल फंड में जो मैनेजर होता है वो आपसे चार्ज करता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था कि आप सबने अपने पैसे जो जमा करके मेरे को दिए और मैं वो म्यूचुअल फंड मैनेजर हूँ। तो अगर मेरे को मेहनत करनी पड़ रही है तो मैं आपके लिए फीस लूँगा, और वो फीस जनरली 1% होती है डायरेक्ट फंड्स में, मतलब जो उन्होंने डायरेक्ट प्लान लिया है। और अगर रेगुलर प्लान लिया है, रेगुलर प्लान का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए अभी कुछ नहीं पता और मैं कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं हूँ, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मेरा काम है अलग अलग कंपनियों की म्यूचुअल फंड बेचना। तो जैसे मुझे मान लीजिए कल को HDFC से फ़ोन आया कि आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट हैं, आप हमारा वाला म्यूचुअल फंड बेचिए, हम आपको इतना % कमीशन देंगे। तो मैं उनका म्यूचुअल फंड आप लोगों को आज बता दूंगा कि सर आप जो ये वाला म्यूचुअल फंड है, ये वाला म्यूचुअल फंड खरीदिए, और यही सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड है, यही सबसे मतलब मार्केट में इससे अच्छा म्यूचुअल फंड कोई है ही नहीं। ऐसे करके आपको म्यूचुअल फंड बेचा जाएगा। तो वो 1% मुझे सिर्फ इस बात के मिलेंगे कि मैं आपको म्यूचुअल फंड बेचूं, और 1% आपसे इस बात का भी लिया जाएगा कि जो म्यूचुअल फंड चला रहा है जो मैनेजर, वो भी आपसे फीस लेगा। तो 2% आपकी जो टोटल सेविंग है उसमें से कटता रहेगा हर दिन। मतलब ये बाय एंड नहीं निकलता है, ये हर दिन कटता है। 2% डिवाइडेड बाय 365, मतलब पर ईयर 365 डिवाइड ऊपर 2%, जितना भी आपकी वैल्यू का बनेगा वो हर दिन आपकी NAV से डिडक्ट होता रहेगा, या आपकी NAV रिफ्लेक्ट ही उस डिडक्शन के बाद होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब इकोनॉमी 15% से बढ़ रही है, तो अगर कोई आपके लिए रिटर्न ज़्यादा लेके आ भी रहा है तो 2% कटने के बाद आपके पास जो रिटर्न बचेगा वो काफ़ी कम होगा। तो मान के चलते हैं कि जैसे हमने अपनी एक्सेल वाली जो सीट थी उस पर मैंने आपको बताया था कि आप इंडेक्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 15% का रिटर्न जो है वो गारंटीड है। अब मान के चलते हैं कि आपने अगर किसी रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया, और मतलब किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जिसपे आपने रेगुलर ही इन्वेस्ट किया पर 1% कम आपको मिला। क्यों? क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड मैनेजर की फीस भर दी। तो आपका जो रिटर्न है उस पर जो कैपिटल होगी वो 5,55 लाख पड़ जाएगी। मतलब पोर्टफोलियो वाइज देखे जाए तो 25% का देन पड़ेगा अगर सिर्फ आपने एक म्यूचुअल फंड चुना जिसको एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड मैनेजर चला है। इसके अलावा अगर आपने कोई रेगुलर प्लान लिया, जैसे कि मैं जिसको कहता हूं कि आपने वो सबसे बड़ा पाप था फिनेंशियली, तब आप देखेंगे कि आपका रिटर्न लगभग 50% से डेंट कर जाता है। तो जो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग कीजिए, म्यूचुअल फंड में मत जाइए, उस पर आपका 1-1.5% बच जाता है। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो 1% के पीछे इतनी मारामारी क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि आपने देखा अगर आपका रिटर्न सिर्फ 2% से भी कम होता है तो आपका जो पोर्टफोलियो का कॉर्पस होता है वो सीधा आधा हो जाता है। और अगर आपका पोर्टफोलियो 1% से कम होता है, 1% से रिटर्न कम क्रिएट करता है, तो आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो 25% तक घट सकता है। इसलिए हम 1% के ऊपर इतनी सारी एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों जो म्यूचुअल फंड जो आपके सामने आ रहे हैं वो उनकी बजाय आपको इंडेक्स लेना चाहिए। तो आप समझते हैं कि इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो काफ़ी तरह के आपको काफ़ी तरह के क्वेश्चन करेंगे इन फ्यूचर जब आप इंडेक्स खरीदने जाएंगे बजाय कि म्यूचुअल फंड खरीदने के। तो सबसे पहले आपको जो आपका सबसे पहले सवाल था कि आपने आज से पहले कभी इंडेक्स फंड का नाम क्यों नहीं सुना, तो उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ना तो डिस्ट्रीब्यूटर को उसके कोई पैसे मिलते हैं, ना ही उसके जो फंड मैनेजर होता है उसको कोई पैसे मिलते हैं, ना ही कोई कंपनी जो उस फंड को चला रही है उसको भी कोई खास पैसा मिलता है, क्योंकि वो कोई लॉजिक नहीं क्रिएट कर सकते कि जिसकी वजह से वो आपसे एक्स्ट्रा या हाई फीस जनरेट करें।
तो आप समझ पाते हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि नहीं, हम आपके इंडेक्स को बीट कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे लोगों ने ये कहने की कोशिश करी कि नहीं नहीं, जो लोग मतलब हम आपके इंडेक्स को आराम से बीट कर सकते हैं, आपका जो 15% का रिटर्न आप जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, इसे हम काफ़ी इजीली बीट कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर वॉरेन बफे के बारे में, वॉरेन बफे के सामने जब ये सवाल पूछा गया तो 2008 में उसने एक बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएगा, पर मैं ये नहीं कह सकता आज की कौन सा म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट कर देगा आने वाले फ्यूचर में। तो यानी मान लीजिए आज की डेट पे 100 फंड शुरू होते हैं, तो 10 साल 20 साल के होरिजन पे कौन सा फंड इंडेक्स को बीट कर देगा ये हम कह नहीं सकते। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इंडेक्स को अपनाइए। इसके लिए वॉरेन बफे ने एक बहुत ही फेमस $1 मिलियन बेट रखी थी अपने अमेरिका में, क्योंकि वॉरेन बफे अमेरिका में है, तो उसने वहाँ पे $1 मिलियन की एक बेट रखी थी। तो उसको देखते हैं कि उससे हम क्या समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये बेट थी क्या। तो बेसिकली वॉरेन बफे ने ये कहा था कि अगर आपके हेज फंड मैनेजर, मतलब म्यूचुअल फंड मैनेजर के को इंडिया में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन होती है, उनके बाद अगले नंबर आता है हेज फंड मैनेजर का। हेज फंड मैनेजर में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो हेज फंड मैनेजर को ये माना जाता है कि वो ज़्यादा स्किल होते हैं बजाय कि ये अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के आसपास। इनके अलावा वो जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्स होते हैं। तो उसने हेज फंड मैनेजर से लगाया कि मैं सिर्फ आज से इंडेक्स खरीदना शुरू करता हूँ, 10 साल बाद अगर आपके एग्रीगेट 5 कोई भी हेज फंड मेरे इंडेक्स के रिटर्न को बीट कर जाएं, मतलब मेरे इंडेक्स के रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, तो $1 मिलियन हम आपको देने को तैयार हैं और बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो आप देखते हैं कि उस बेट का रिजल्ट क्या आया। तो एक बहुत ही फेमस अमेरिका का हेज फंड मैनेजर फर्म है जो काफ़ी सारे हेज फंड चलाती है, उसने ये बेट जो है वो एक्सेप्ट करी और उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार था कि आप ये गूगल पे भी देख पाएंगे। मैं शायद स्क्रीन मैंने शेयर नहीं करी, तो मैं एक बार पहले देख लूँ, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो ये है बफेट की बेट, आप भी इसको देख सकते हैं। आपको बस टाइप यही करना है कि $1 मिलियन बेट गूगल पे और वो आपको बता देगा। तो ये वॉरेन बफे की बेट थी हेज फंड मैनेजर की, जो उसने 10 साल के लिए लगाई थी। और ये प्रोटेक पार्टनर्स LLC करके एक फर्म थी जिसने इसको एक्सेप्ट किया था। और 10 साल में उसने रिटर्न क्या किया था, उसने अमेरिका का सेंसेक्स पकड़ा था। तो ये इसके 5 फंड थे, फंड A, फंड B, फंड C, D और E। तो इसने देखा कि जो उनका बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स था उसका भी 10 साल का रिटर्न जो था वो 62.8% था, तबकि अमेरिका का जो इंडेक्स फंड था उसने रिटर्न 85.4% का दिया था और हेज फंड का एवरेज रिटर्न जो था 22% था। तो एग्रीगेट छोड़िए, कोई भी ऐसा हेज फंड नहीं था जो कि इंडेक्स के रिटर्न को उस टाइम बीट कर सके। तो यहाँ से पता चलता है कि इंडेक्स के रिटर्न को बीट करना लंबे टाइम पे पॉसिबल, ऐसा नहीं कह सकते कि पॉसिबल नहीं है, पर बहुत मुश्किल होता है। अब आइए समझते हैं कि ये क्यों, इसके पीछे का एक मतलब इसी एनालॉजी को दूसरे तरीके से समझाने की कि आपको क्यों म्यूचुअल फंड की बजाय इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको कल ही कहा था कि जो इंडिया की इकोनॉमी वो 15% से बढ़ रही है, इंडेक्स फंड इसी इकोनॉमी की पेस से हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी में ही बेट करता है। उसको इधर उधर से कोई मतलब नहीं है कि कौन से सस्ते हैं, कौन से महंगे हैं, कौन सा छांटना है, कौन सा नहीं। वो सिंपल इसी स्पीड से इन्वेस्ट करता रहेगा। तो अगर आप ये मान लीजिए कि 15% के दर से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो कोई म्यूचुअल फंड आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं, हम आपको 15% नहीं 20% का रिटर्न दे देंगे लंबे टाइम पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब वो ये कह रहा है कि 20% का रिटर्न दे देंगे और इंडिया की इकोनॉमी ही 15% से बढ़ रही है, तो उसको 20% का रिटर्न देने के लिए किसी और का हिस्सा जो है वो खाना पड़ेगा। मान लीजिए एक चीज़ है जो कि हर टाइम ग्रो ही 15 की स्पीड से करती है, मतलब हर साल जो नई चीज़ क्रिएट होती है वो होती ही 15% क्रिएट है, मतलब 15 ही नई चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो अगर कोई आपको ये दावा कर रहा है कि मैं साल के अंत में आपको 20
वो चीज़ें ला के दे दूंगा, तो ऑब्वियसली बात है उसे 5 किसी ना किसी के हिस्से से लेनी पड़ेंगी, क्योंकि नेचर में या जो इकोनॉमी है उसमें क्रिएट ही 15% होता है। तो ऐसे केस में अगर आपके एक फंड ये दावा कर रहा है कि आपको 20% मिलता है, तो किसी ना किसी म्यूचुअल फंड के हिस्से से काटेगा, तो कोई किसी का रिटर्न 12% रह जाएगा अगेंस्ट में, किसी का 10% रह जाएगा, जिससे कि इसने रिटर्न जो है वो लिया होगा। पर हम ये कह रहे हैं कि आज की डेट में ये कह पाना कि 20% कौन सा फंड आपको आगे आने वाले 10-20 सालों में दे देगा, ये बहुत मुश्किल है। और कौन से वो फंड जो है 12% 10% पे रह जाएंगे, ये भी हमें नहीं पता। तो इस डिलेमा से बचने के लिए आप सीधा सीधा इंडेक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि आप, क्योंकि अगर आप ये 20% वाले लेने के पीछे अगर आपके हाथ में गलती से 12% या 10% वाला फंड आ गया लंबे टाइम के लिए, तो आपको कितना अंतर पता चल सकता है, वो मैंने आपको अभी एक्सेल की सीट से दिखाने की कोशिश करी थी कि अगर आपका लंबे टाइम पे फंड का रिटर्न 15% है और आपका ये जो रिटर्न है वो 15% के हिसाब से 7 करोड़ का है, वहीं अगेंस्ट में अगर आपका फंड आपने गलती से ज़्यादा वाला चुनने के चक्कर में कि नहीं मेरे को तो पता है कि मेरा फंड 20% देगा ही देगा, और उसके चक्कर में आपने 13% वाला या 12% वाला ले लिया, तो 2% के रिटर्न के पीछे आपको कितना लंबा वो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि आपकी वेल्थ का जो पोर्टफोलियो वो सीधा हाफ हो जाता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट जो है वो पूछ सकता है। क्लियर। डाउट पूछ सकता है, या जिनके चैट बॉक्स चल रहे हैं वो चैट पे भी लिख के सवाल पूछ सकते हैं। यस अखिलेश, म्यूचुअल फंड आपने बताया किस किस टाइप के बताए थे, मैं एक्चुअली वो नोट करना चाह रहा था। म्यूचुअल फंड सर हमने किसी टाइप के बताए ही नहीं थे, हम तो ये बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड आपको बहुत सारे लोग बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा फंड बढ़िया है, हमारा फंड बढ़िया है। तो ये मान लीजिए अगर कोई अपना फंड आपको बेचने की कोशिश कर रहा है तो वो हमेशा ही रेगुलर प्लान होगा। रेगुलर प्लान होगा मतलब आप 1% तो सिर्फ इस बात के दे रहे होंगे कि कोई ना कोई आपको ये पैसे दे रहा है, मतलब ये फंड आपको दे रहा है, इस बात बताने के 1% आप भर रहे होंगे और 1% आप उसकी फीस दे रहे होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है वो फंड इंडेक्स ही लें। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा नहीं पता तब तो बहुत बढ़िया बात है, आपको पता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं कि वो, हम ये चीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया में म्यूचुअल फंड पहले आया, इंडेक्स फंड काफ़ी लेट आए हैं। तो लोगों को जब भी फंड SIP ये सब टर्म सुनते हैं तो उन्हें म्यूचुअल फंड ही समझ आता है, इंडेक्स फंड आता ही नहीं, इसलिए अनलर्न करने की कोशिश करानी पड़ती है। पर अगर आपको म्यूचुअल फंड नहीं पता तो मैं चाहूँगा कि आप भूल जाएं कि ऐसी कोई चीज़ होती है, आप सिर्फ इंडेक्स पे इन्वेस्ट करें। वो सिंपल प्लेन वनीला इन्वेस्टिंग ही आखिर में आपको रिटर्न बना के दे। अब एक अगला एग्जाम्पल जो काफ़ी लोगों को, मतलब काफ़ी लोग ये एग्जाम्पल की बात करते हैं, लॉबी में नहीं, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस बात में, मतलब इस बात की कोशिश करते हैं कहने की कि कोई ना कोई स्किल फंड मैनेजर तो होगा जो इसको बीट कर सकता है आपके इंडेक्स को। तो हमने बोला कि सर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हो सकता है, पर आप ये कह नहीं सकते कि वो आई होप चैट बॉक्स जो है वो खुल गए होंगे अब लोगों के, इसमें कोई ऑप्शन आया तो था, पर एनी हाउ अब आगे बात करते हैं कि काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि जो इंडेक्स फंड जो मतलब जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर हैं वो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये दावा करते हैं कि हम आपके इंडेक्स को बीट कर देंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो बीट नहीं कर पाएंगे, पर एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर जो है वो बीट कर देगा हमारे इंडेक्स फंड को, ये लक है कि स्किल है, ये आप कभी पता नहीं लगा पाएंगे। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण क्या है,
इंडेक्स इज बेसिकली टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज ऑफ मार्केट। बिल्कुल शैलेश का सवाल है। हाँ, इंडेक्स में यही होता है। इंडेक्स बेसिकली एक मूवेबल चीज होती है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपके आसपास देखिए 100 दुकानें हैं, 100 में से आप बेस्ट 5 ढूंढिए, तो आपने देखा कि यार ये बेस्ट 5 जो दुकानें हैं ये सबसे अच्छा कमाती हैं। क्योंकि सबसे अच्छी दुकानें बोलने का मतलब क्या है? जो सबसे अच्छा कमाती हैं, जिन बिजनेस में सबसे अच्छा रिटर्न आ रहा है वही सबसे अच्छी कमा रही है। तो आपने देखा ये 5 कमा रही है। अचानक से आपने देखा 6 महीने बाद ये जो कंपनी है ये अब अच्छा कमा नहीं रही है, पहले कमा रही थी पर अब नहीं कमा रही, तो आप इंडेक्स से उसको सीधा सीधा बाहर कर देंगे। उसकी जगह जो नई कंपनी अच्छा कमा रही होगी या जो नई दुकान अच्छा कमा रही होगी उसे इंडेक्स में ले लोगे। तो इंडेक्स में हमेशा 5 ही कंपनी रहेंगी आपके वाले एग्जाम्पल में, और हमेशा बेस्ट रहेंगी। रियलिटी में निफ्टी में हमेशा 50 ही कंपनी होती हैं। तो कभी कभी सर जैसे आजकल इंडेक्स को हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं? इंदर सर का सवाल है कि इंडेक्स को हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो इंडेक्स को अपने हिसाब से क्या मैनेज करने मतलब पे मैं कहना चाहता हूँ सर कि मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि एक कंपनी निकाल दो दूसरी कंपनी डाल दो, तो वो हम अपने हाथ से ही मतलब अपने हैंड से कर सकते हैं या फिर नहीं? नहीं सर, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। इंडेक्स बेसिकली ये जो एनएससी या जिसका भी वो इंडेक्स है वो डिसाइड करती है कि कौन सी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन सी जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ज़्यादा चल रही है। वही कंपनीज को डिसाइड करते हैं कि कौन सी अच्छी है उनको रखना है और कौन सी खराब है उनको बाहर निकाल देना है। ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये हमें ही डिसाइड करना पड़ जाए कि मैं एचडीएफसी बैंक को बाहर निकालूं या कोटक बैंक को इंडेक्स में अपने रखूं या इसके अगेंस्ट में कौन सा बैंक या कौन सी कंपनी रखूं। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कह रहा था कि मतलब सर मैं थोड़ा सा पजल हो गया अब यहाँ पे। सर हम आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत ही सिंपल चीज़ है वो ये कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आप नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, आपको नॉलेज नहीं है। तो आप सिंपली इंडेक्स में जाके इन्वेस्ट कीजिए। उसमें कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, बेकार कर रही है, ये सब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करना चाहते हैं, मतलब आपको ये लगता है कि क्योंकि जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम इंडेक्स को कैसे बीट कर सकते हैं। मतलब हमारी क्लास जो पेड क्लास है उसका पूरा का पूरा जो मानना है या पूरी की पूरी जो फाउंडेशन है वो इसी के ऊपर है कि आपको इंडेक्स के 15% के रिटर्न को कैसे बीट करना है। तो वो उसके लिए आपको या तो प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी कि कैसे आप स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, या जो फाइनेंशियल लिवरेजेस होती है उन्हें आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो फ्यूचर ऑप्शंस और इनकम मार्केट होता है इसे आप क्लब कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के साथ, कैसे आप इस 15% के रिटर्न को बीट कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पर अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको नहीं पता, तो सिंपल इन्वेस्टिंग आप कीजिए जिसे कि हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। सूरज का क्वेश्चन है, इट मीन सर इवन इफ द इकोनॉमी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम वी विल बी गेटिंग द बेस्ट कंपनीज एंड विल हैव द हाईएस्ट रिटर्न ऑफ द टाइम। बिल्कुल, आपको इस चीज़ की घबराने की ज़रूरत ही नहीं है कि इकोनॉमी कैसा कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे लोग जब ये हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग के ऊपर अपना जब सेमिनार दे रहे होते हैं या लोगों को बता रहे होते हैं तो उनका ये कहना होता है कि यार इकोनॉमी का क्या पता, कल को कोलैप्स हो गई, कोरोना जैसा कुछ आ गया या वॉर छिड़ गया नॉर्थ कोरिया के साथ, पाकिस्तान ने कुछ हमला कर दिया। तो हमने बोला सर आपको तभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक इंडिया रहेगी, मतलब जब तक हमारा देश रहेगा, हम रहेंगे, इंडेक्स अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा और उस पर बेस्ट 50 कंपनी रहेंगी। बस फ़र्क इतना होगा कि आज वो बेस्ट कंपनी मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, ये सब है। अगर दुनिया वॉर लड़ रही होगी इंडिया, तो बेस्ट कंपनीज में आपकी कोई ऐसी कंपनी होगी जो गोला बारूद बना रही होगी या बंदूक बना रही होगी, या कोरोना जैसा टाइम आ गया तो ऐसी कोई कंपनी होगी जो दवाई बना रही होगी जिसने कोरोना पे रिसर्च किया होगा। पर आप अगर इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा बेस्ट 50 कंपनीज ही मिलती रहेंगी, नो मैटर इकोनॉमी कैसी भी चल रही है। तो आपको ये दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कभी भी कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी नहीं। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा पेस को बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर हैं, जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं वो बीट कर पाते हैं मार्केट को। तो इसको हम मतलब एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ समझते हैं जिसे हम कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस।
सर्वाइवरशिप बायस बेसिकली एमबीए में पढ़ाने वाली एक बहुत ही अच्छी टर्म है। इसको लोग तब कहने की कोशिश करते हैं जब आप ये बता ना पाओ कि जो चीज़ हो रही है वो आपका स्किल है या आपका लक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक कमरे में इसी मीटिंग में मान लीजिए 500 लोग हैं और मैंने 500 लोगों में को ये कहा हमारा व्हाइट बोर्ड आ गया। तो ये हमने व्हाइट बोर्ड पे मान लीजिए जैसे हमारे पास 500 लोग हैं, 500 कंपनी मतलब 500 लोग हैं एक कमरे में। मैंने सबको एक एक सिक्का दिया और बोला आप सिक्का उछालिए और बताइए कि हेड जाएगा कि टेल आएगा, और मैंने बोला जो हेड जाएगा वो जीत जाएंगे। तो ऑन प्रोबेबिलिटी मैथ ये कहते हैं कि अगर 500 लोग सिक्का उछालेंगे तो कोई 250 लोग तो आपस में बच ही जाएंगे जिनको हेड आ गया, कुछ 250 लोग जिनके टेल आ गए। अब मैंने बोला फिर से सिक्का उछालिए, अब की बार जो टेल आएगा वो बच जाएगा, जो हेड आएगा वो बाहर जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि 125 लोग हैं जिनके टेल आ गए। फिर ऐसे कर करके मैंने जब इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाता गया तो धीरे धीरे करके आपने देखा कि हर बार कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो बच ही जा रहे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब जब सिक्का उछाला होगा तो लास्ट में जो ये 7 लोग बच गए हैं जिन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 बार सिक्के उछालने के इस कंपटीशन में वही लेके आए हैं जो मैंने उनको बोला कि आप हेड लेके आइए तो उन्होंने हेड लेके आए, मैंने बोला टेल्स लेके आइए तो वो टेल्स लेके आए। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अब ये जो बंदे बचे हुए हैं या जो ये लोग हैं ये पक्का गारंटी से इनको पता चल गया है कि सिक्के में क्या लाना है, इनको समझ ही पड़ी है, या आप ये कहेंगे कि ये सिर्फ प्योर लक था जिसकी वजह से ये अभी तक रह पाए? तो इसी को हम कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। एमबीए में पढ़ाने वाला एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। कुछ ही चीज़ें हैं जो एमबीए में आपको अच्छी लगेंगी, वो ये है। तो 500 लोगों को जब आप शुरू करते हैं धीरे धीरे करके आपने देखा कि ये प्योर लक की वजह से आप लास्ट पे जाके कुछ लोग बच जाते हैं जिन्हें हम सर्वाइवरशिप बायस, मतलब जो लोग बच रहे हैं हम उन्हीं को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो लोग बच रहे हैं उन्हीं को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में भी होता है कि मान लीजिए जैसे आप इस उसको आप 1 साल का गैप मान लीजिए, 1 साल में मान लीजिए 1 ईयर पे 250 लोगों ने निफ्टी को बीट कर दिया, पर जब हम लॉन्गर होरिजन ऑफ पीरियड देखेंगे और 10 साल का पीरियड देखेंगे तो हम देखेंगे कि अगर 500 लोगों ने शुरुआत करी भी थी तो अंत में सिर्फ 20-30 ही लोग ऐसे बचते हैं जिनके फंड्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड को बीट कर पाते हैं। तो म्यूचुअल फंड को 5-10 साल बाद बहुत ही कम लोग बचते हैं जो इंडेक्स के रिटर्न को बीट कर पाते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज की रेट पे, मतलब मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट 2021 में शुरू हुआ और ये 2027 तक चला मान लीजिए, तो 2027 में कौन वो 7 म्यूचुअल फंड होंगे ये आप आज कह नहीं सकते। तो इसलिए अगर आपने 500 पे शुरू किया और अगर आप 7 तक टॉप 7 वाले म्यूचुअल फंड में आपने सिलेक्ट करने में कामयाब हो गए तब तो सही है, पर अगर आप बचे हुए 490 के आसपास पहुंच गए या आपने बचे हुए 490 फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आप कितनी भारी गलती कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सेल सीट से दिया ही था। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिस्क लेने की बजाय आप सिंपल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए और म्यूचुअल फंड के पीछे आपको जाने की कोई जरूरत है नहीं। अब क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा फिर से। सर म्यूचुअल फंड में कैसे, सॉरी इंडेक्स फंड में सर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब किसके थ्रू? ये अभी हम सीखेंगे। इसके अगर जिसके मन में भी ये डाउट है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है वो हम सीखेंगे। सर लाइव सिखाना सर, मतलब करके। हाँ लाइव बताएंगे कि कैसे सिलेक्ट करना है, वो बताएंगे। बहुत सारी ऐप्स में आता ही नहीं है क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है उनको। नहीं, क्योंकि सर प्रोसीजर तो एक बार पता होना चाहिए ना कि मतलब कैसे होता है क्या होता है। आप कह देंगे कि सर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, सर हम जाएं तो जाए कहाँ सर, अब तो पागल हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास तो एक टॉपिक आ गया। बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ। इंडेक्स फंड कैसे खरीदना है मैं बता देता हूँ आपको 2 मिनट। हमारा कहने का मतलब पीछे का कारण क्या है कि पिछली क्लास पे भी 1 घंटे हमने सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस किया था कि जो इंडेक्स है वो आपको 15% का रिटर्न हमेशा देगा ही देगा, नो मैटर कुछ भी हो जाए। लॉन्ग टर्म पे आपको वो 15% का रिटर्न देगा ही। तभी भी लोगों का यही कहना था कि 1 घंटे में हमने 15% का जो रिटर्न है उसके पीछे इतनी बात करी। तो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ सर एक ही है कि आपकी कन्विक्शन बनी। मतलब मान लीजिए आप ये 2 क्लास के बाद जब आप इन्वेस्ट करने गए
और हल्का सा उतार चढ़ाव आ गया, मतलब जैसे मान लीजिए ये क्लास 2019 में हुई होती सपोज, और 2019 में जब ये क्लास हुई होती और 2020 में कोरोना जैसी कोई न्यूज़ मार्केट में आती, तो आपने देखा होगा तब आपके एसआईपी बहुत सारे रिटर्न गिर गए थे मार्च के टाइम पे जब मार्केट क्रैश हुआ था। तो काफ़ी सारे लोग उस टाइम मार्केट से बाहर निकल गए थे, उन्हें लगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा हमेशा दुखता ही दुखता है, बनता कभी नहीं। तो मैं जो आपको लंबे टाइम पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 15% का रिटर्न बनेगा ही बनेगा, वो सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि जब यहाँ से आने वाले टाइम पे हमें नहीं पता वो टाइम दोबारा कब आएगा, पर आएगा इतना कंफर्म है। और जब वो आएगा तो आप अपने एसआईपी को निकाल ना लें और मार्केट में बने रहें, इसलिए आपकी कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। या कल को जब आपको कोई म्यूचुअल फंड आपको ये बताने की कोशिश करे कि नहीं हमारा फंड बढ़िया है, मैं आपकी बात आ रहा हूँ सर, 2 मिनट मुझे कंप्लीट कर लें दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं हमारा बढ़िया है, तो आपकी कन्विक्शन बनी रहे कि नहीं हमने सीखा था कि इंडेक्स ही सबसे बढ़िया है। खरीदना कैसे है और क्या लगाना है कितना लगाना है ये क्लरिकल काम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट का काम है, अभी सीख लेंगे। मालगुड़ी पूछ रहे हैं हाई अखिलेश इज इंडेक्स फंड एनी काइंड ऑफ रिस्क लाइक म्यूचुअल फंड दैट इज हाई रिस्क नॉर्मल मॉडरेट? नहीं मैम, ये हमने पिछली क्लास में बात किया था कि इंडेक्स फंड में एज सच कोई रिस्क नहीं है, जो कि हमने बाकी एसेट क्लासेस में देखा था। सिर्फ इसमें एक ही रिस्क होता है, वो है रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी, जो भी लॉन्ग टर्म पे आपके लिए खत्म हो जाता है। तो अगर आपको पैसा सिर्फ 2 साल 3 साल 4 साल के लगाना है तो हम कभी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इक्विटी की तरफ आए। इक्विटी मतलब ये शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट की तरफ आए। अगर आपको पैसा लंबे टाइम के लिए लगाना है तभी आप इक्विटी की तरफ आए। और इक्विटी पे अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, तो आप नो नथिंग इन्वेस्टर मानने के हेतु आप सिर्फ इंडेक्स पे इन्वेस्ट कीजिए, वो आपको लॉन्ग टर्म पे रिटर्न बना के देगा ही देगा। तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स में कोई रिस्क नहीं। इस बात को और मतलब इस बात पे और जोर डालने के लिए अभी गवर्नमेंट पहले कभी भी इक्विटी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी कोई इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करती थी। पर अब हाल ही में गवर्नमेंट ने पिछले 1-2 सालों में पीपीएफ का जो पैसा होता है, जिस पे आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन जाता होगा, जो प्राइवेट जॉब वाले हैं या जो बिजनेस भी हैं जो अपनी तरफ से पीपीएफ में पैसा डालते होंगे, तो पीपीएफ का पैसा भी अब गवर्नमेंट जो है वो इक्विटी मार्केट में मतलब शेयर मार्केट पे लगाना धीरे धीरे करके शुरू कर रही है। और आपको ये देख के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने भी जो सबसे पहला प्लान इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए लिया है वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स है। तो आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट को तो पता ही होगा कि कितने सारे म्यूचुअल फंड हैं, कि कौन म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, पर तभी भी गवर्नमेंट ने अगर अपने पैसा लगाने के लिए सेंसेक्स या निफ्टी को चुना है, तो यानी सेंसेक्स और निफ्टी गवर्नमेंट को भी समझ पड़ती है कि लंबे टाइम पे ये सबसे बढ़िया है। इसके बारे में भी आप गूगल पे पढ़ पाएंगे अगर आप सर्च करेंगे तो। इसके अलावा एक चीज़ और सीख लेते हैं, उसके बाद ये चलेंगे कि कैसे हम ये इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि नहीं बाकी सब तो ठीक है, समझ पड़ता है, पर तभी भी मेरा ये मानना है कि नहीं, मेरा जो मैनेजर है, मेरा जो फंड मैनेजर है, उसने पिछले 10 साल से बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है और वो आगे भी दे देगा। तो उसके बारे में ये चलते हैं कि अगर सर आपको श्योर ही है इतना कि मतलब आपका जो बेस्ट फंड मैनेजर है, तो बहुत बढ़िया बात है, आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अगर एक नो नथिंग इन्वेस्टर शुरुआत कर रहा है अपनी जर्नी की, तो उसे इंडेक्स के साथ ही शुरू करना चाहिए। वो एक चीज़ जो और अच्छे ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जैसे कि मेरे को स्टॉक पिक करने बहुत अच्छे से आते हैं, कि मैं मान लेते हैं कि हम ढूंढ पाते हैं कि कौन सा स्टॉक सस्ता है, कौन सा ज़्यादा रिटर्न देगा और कौन सा इंडेक्स को बीट कर पाएगा। तभी भी मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा, या तभी भी अगर मैं म्यूचुअल फंड का मैनेजर हूँगा, या आपको भी अगर किसी को पता है वो भी म्यूचुअल फंड का मैनेजर होगा, तभी भी वो इंडेक्स को बीट क्यों नहीं कर पाएगा। उसके पीछे का एक बहुत ही सिंपल सा कारण ये है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर भी के पास भी पैसा जो होता है वो आप लोग देते हैं। मतलब आपने अपनी एसआईपी कराई, हर महीने कुछ पैसे डालना शुरू किया, उसी को एसआईपी कहते हैं। एसआईपी टर्म बहुत कॉमन है, तो इसके पीछे घबराने की जरूरत नहीं। हर महीने जो आप पैसा देते रहते हैं उसी को एसआईपी कहते हैं। तो आप हर महीने 5-5 हज़ार रुपये देते रहे या 10-10 हज़ार रुपये आपने देते रहे, और तो आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते रहे, और आपने ये सोचा कि ये क्योंकि अखिलेश ने तो कोर्स पढ़ाया है, अखिलेश ने ये बहुत अच्छे से बताया, ये तो बीट कर ही देगा मार्केट में।
तो हम क्यों म्यूचुअल फंड अगर हमारे पास होगा तो हम भी बीट नहीं कर पाएंगे? उसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि म्यूचुअल फंड को, रिटर्न को, जो हम आने वाले कोर्सेज में अपने बात भी करेंगे, बीट करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, कोई एक्स्ट्रा टूल्स चाहिए जिनकी मदद से आप रिटर्न को बीट कर सकते हैं। पर वो टूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लेने नहीं देती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सबने आज मुझे जमा करके 1 लाख रुपए दे दिए और मेरे को बोला कि इन्वेस्ट कीजिए, तो मेरे को पता है कि आज मार्केट हॉरिबली चीप तो बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे मार्केट आज की डेट पे वैल्यू भी करनी पड़े फंडामेंटली, तो मैं ये बोलूँगा कि ये एट पार या हल्की सी महंगी है। तो मैं आप सबके 1 लाख रुपयों को अपने पास रख लूँगा, मतलब जो मेरा म्यूचुअल फंड होगा उसमें पैसा रख लूँगा, और जो भी पैसा आता रहेगा उसे इन्वेस्ट करने की बजाय रखता चला जाऊँगा। और जब मुझे मौका मिलेगा कि मार्केट में कोई कोरोना जैसा पीक आ रही है या कोरोना जैसा कोई वेव आ रही है या मार्केट क्रैश होने लग रहा है किसी भी वजह से, तब मैं उसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना शुरू करूँ। तो एक तरीका तो ये है कि वॉरेन बफे की इस पे भी कोट है कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो जब कोरोना में लोग मार्केट छोड़ के भाग रहे होंगे, हम आपका म्यूचुअल फंड का पैसा वहाँ डालना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से हमें रिटर्न अच्छा मिले। पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को साफ साफ कहा हुआ है कि आप किसी का भी पैसा एक दिन के लिए भी होल्ड नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लीजिए इंदर ने, सुशील ने और मालगुडी ने आज पैसा SIP पे लगाया है, तो मेरे को मजबूरन इतनी महंगी मार्केट पे भी आज ही शेयर खरीदने पड़ेंगे, नो मैटर मेरे को दिख रहा है कि ये महंगा है तभी भी। तो मैं चाह के भी कुछ तभी भी नहीं कर पाऊंगा। और जब मुझे लगेगा कि कोरोना जैसा पीरियड आ रखा है या किसी भी वजह से मार्केट क्रैश हो रखी है, अब शेयर सस्ते हैं, तब मैं खरीद नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि तब आप लोगों ने पैसा दिया नहीं होगा। क्योंकि हर जगह आपको यही सुनने को मिल रहा होगा कि मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट क्रैश हो गई, पैसा बाहर निकाल लो, यही सुरक्षित है। तो तब आप पैसा देंगे नहीं। तो इसलिए जो फंड मैनेजर होते हैं वो भी, ऐसा नहीं है कि उनको स्किल नहीं है या उनके पास चीज़ें नहीं है, वो चाह के भी इसे बीट नहीं कर पाते। दूसरा कारण क्या है कि अगर मेरे को रिटर्न को बीट करना है तो मुझे कोई ना कोई एक्स्ट्रा टूल अपने लिए यूज़ करना पड़ेगा। जैसे जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल नहीं है, उनमें काफ़ी सारे और भी टूल्स आते हैं जिसे हम लिवरेज कहते हैं, मार्जिन कहते हैं, फ्यूचर्स कहते हैं, ऑप्शंस कहते हैं। तो ये फ्यूचर ऑप्शंस की मदद से आप अपने रिटर्न को और अच्छा कर सकते हैं, अगर आपको सही तरीके से पता हो कि आपको कैसे इन्हें यूज़ करना है। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी साफ बोला है कि FNO का जो मार्केट है, जो फ्यूचर ऑप्शन, जिससे कि हम जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपने रिटर्न को अच्छा बना पाते हैं या निफ्टी को डबल के मार्जिन से बीट कर पाते हैं, वो भी मतलब म्यूचुअल फंड मैनेजर को यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो जो FIIs होते हैं या जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हम जैसे, हम तो कर सकते हैं, पर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं इंडिया के, वो फ्यूचर ऑप्शंस या कोई भी वो टूल जिससे कि मार्केट के रिटर्न को बीट किया जा सकता है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ प्रूव करता है कि जो लोग बीट कर भी रहे हैं, आधे से ज़्यादा का ये लक है, स्किल नहीं। और जिनके पास स्किल है उनको भी लॉन्ग टर्म पे बीट करना क्यों मुश्किल होता है, उसके पीछे की ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। एक तो सही टाइम पे उनके पास पैसा आएगा नहीं, और दूसरा वो कोई और टूल का इस्तेमाल कर नहीं पाए। तो अभी तक आपके मतलब खरीदना कैसे, इसके अलावा अगर कोई और डाउट है कंसेप्ट में तो वो आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि खरीदना कैसे है इसे। आई होप फिर सबको चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है।
तो ये है हमारा निफ्टी का इंडेक्स फंड जिसकी हम बात कर रहे थे। आप कोई भी निफ्टी का इंडेक्स फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो आपके मन में जो बड़ा क्वेश्चन था कि खरीदना कैसे है या क्या फंड होता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आई होप कि मेरी आवाज़ जो है वो आ रही होगी। एम आई ऑडिबल? Yes. ओके। मैं मतलब मेरी स्क्रीन अगर आप लोगों को दिख रही है तो अब बात करते हैं इसके ऊपर कि जो इंडेक्स फंड है वो हम क्यों कहते हैं, कि अब डेटा के हिसाब से देख लेते हैं जो अभी तक हमने आपकी कन्विक्शन बनाई कि क्या पिछले डेटा में ये सिद्ध होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले तो देखो, ये है निप्पॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड। ये इंडेक्स फंड की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप किसी भी कंपनी का खरीद लीजिए, मोर ओवर और वो सेम ही होगा। तो क्योंकि मैं निप्पॉन का खरीदता हूँ, क्योंकि ये सबसे पुराना फंड है मार्केट में इंडिया के, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, मतलब ये ना लगे कि मैं यही फंड बेच रहा हूँ या ऐसा कुछ। तो सबसे पहले तो आप एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.05%, जो मैं आपको बता रहा था कि कहाँ मिलता है। तो ये है। यहीं आप अपने म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो करीब करीब, अगर आपने डायरेक्ट लिया होगा तो 1% या उससे ऊपर होगा, और इनडायरेक्ट लिया होगा मतलब रेगुलर लिया होगा तो 1.92 के आसपास तो हो गई होगा। तो अब इस पे आप ये देख पा रहे हैं कि 0.05% का एक्सपेंस रेशियो है। इसके अलावा लॉन्च डेट के बाद रिटर्न देख लीजिए, लॉन्च से 15.79%, और इसकी लॉन्च डेट 2001 की है, कोई आज या कल का फंड नहीं है। मतलब पिछले 20 सालों में इसने कंसिस्टेंटली, अगर लॉन्ग टाइम पे देखा जाए तो 15.79% का रिटर्न आपको दिया ही दिया है। तो ये भी ये सिद्ध करता है कि जो हम आपको बोलते हैं कि जो हम आपको कहते हैं कि 15% तो आपको इंडेक्स पे मिल ही जाएगा, वो ये है, इसने अभी तक दिया है। अब बात कर लेते हैं इस फंड के बारे में। सर ये पूरा ईयरली है 15.79%? ये ईयरली, हाँ ईयर, मतलब इसको ईयरली नहीं कहते सर, इसे टर्म इसके लिए यूज करते हैं CAGR, मतलब कंपाउंडेड एनुअल कितना रिटर्न आपको मिला है। तो इसने रिटर्न जो आपको दिया है फ्रॉम मतलब बिगिनिंग टू, ये 15.79% है। आम भाषा में आप ये बोल सकते हैं या ईयरली रिटर्न है, 15.79% पर एनम का रिटर्न होगा। अब इस फंड के बारे में एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे ये फंड है मान लीजिए, तो इसका एक जिसे कहते हैं बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क मतलब जैसे मुझे अगर आपको ये कहना है कि मेरी क्लास में जो सबसे बढ़िया बच्चा है वो A है, यानी A जो बच्चा है वो सबसे बढ़िया है, तो जब मैं उसे किसी B या C या D बच्चे से कंपेयर करूंगा तभी मैं कह सकता हूँ कि A जो है वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि अगर कंपेयर करने के लिए कुछ हो ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सबसे बढ़िया है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे इसके लिए कंपैरिजन के लिए S&P BSE 100, ये कुछ नहीं है, सेंसेक्स का ये एक फंड है जिसमें 100 कंपनीज है, और इसके TRI कहते हैं टोटल रिटर्न इंडेक्स। बेसिकली जब हम 15% की बात करते हैं तो रिटर्न जो असल में आता है वो 15% से ज़्यादा आता है, क्योंकि 1.5% की डिविडेंड यील्ड भी आती है जो कि इंडेक्स के फंड्स में ऐड हो जाती है। वो क्या होती है इसे हम आगे बाद में क्लासेस में समझेंगे। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए कि जब ये शुरू हुआ। अखिलेश, एक क्वेश्चन है मेरा, मनीष बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपसे कि जो हम लोग ये इन्वेस्ट कर रहे हैं ये मिनिमम कितने साल तक हमें करना चाहिए कम से कम? जैसे आपने बताया कि 4 साल अगर आपको करना है तो आप इस पे मत जाइए, और लंबे टाइम तक आपको करना है तो इंडेक्स फंड बहुत बढ़िया है। कम से कम कितने साल तक हमें इस पे करना चाहिए? सर मैं यही बात कर रहा हूँ, ये भी संदीप जी का जो सवाल था क्लास का उसी से लेना देना है कि कितने टाइम तक या कितना अमाउंट या कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें पूरा का पूरी डेडिकेटेड क्लास होती है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, उस पर हम आपको समझाएंगे। आपको अगर ये जानना है तो शॉर्ट में अगर मुझे कहना हो तो आप गोल डिसाइड कर लीजिए सर। जैसे मान लीजिए मैंने अपना गोल आपको एक बताया कि जब मैं रिटायर होना चाहता हूँ 60 की ईयर में, तो मेरे पास एक अच्छा कॉर्पस हो कि अगर 60 के बाद मुझे जितनी भी मेरी उम्र बची होगी वो मेरे को काम करने की जरूरत ना पड़े, मतलब मैं आराम से उस एज को काट सकूँ। तो मैंने अपने लिए गोल डिसाइड कर लिया कि 60 तक करना है और इतने इतने पैसे हर टाइम डेडिकेट करना है। अब कुछ गोल आपके पहले के भी हो सकते हैं, कुछ गोल आपके बाद के भी हो सकते हैं।
तो डिपेंड करता है कि आपका गोल कितना है, मतलब वो 10 साल में आने वाला है, वो गोल 15 साल में आने वाला है, 20 साल में आने वाला है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर लीजिए। अगर आपका गोल आगे आने वाले 2 या 3 सालों में ही है, जैसे मान लीजिए हर किसी के शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म गोल है और आने वाले 2 या 3 सालों में ही वो चीज़ है, तो उसके लिए हम ये कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इंडेक्स में या इक्विटी में ही बनाएं। उसके लिए आपके पास दूसरी एसेट क्लासेज हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे अपने फंड के बारे में, तो ये आपका इंडेक्स फंड है। तो इसमें आपके पास ये है निप्पॉन का 20 फंड है, इस पे यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड भी है, ये जिसको आप देख पाते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया फंड है। तो इसी भी आप किसी भी इंडेक्स फंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसका रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न कैसा है कि अगर एक दिन का शुरुआत की जाए तो 124 फंड इस कैटेगरी में, मतलब अगर आज से गिनती शुरू की जाए तो 124 फंड हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी इसके साथ compete करने की। तो इसकी रैंक उसमें से आई थी 50। अगर आप एक वीक के रिटर्न के हिसाब से देखे जाएं तो रैंक आ रही है 34, फंड बच रहे हैं 123। अगर आप 6 महीने में कंपेयर करें तो फंड बच रहे हैं 114। अगर आप 3 साल में कंपेयर कर रहे हैं तो फंड बच रहे हैं 92। ऐसे ही आप 10 साल का रिटर्न की जनरेट करने की कोशिश करें तो आपका बच रहा है फंड 53। तो यही मैं आपको उस टाइम समझाने की कोशिश कर रहा था कि सर्वाइवरशिप बायस किसे कहते हैं। मतलब आपने शुरुआत तो 124 म्यूचुअल फंड ने compete करने की कोशिश करी, पर 10 साल आते आते तक सिर्फ 53 फंड ही रह पाए। मतलब आधे से ज़्यादा फंड जो है वो इरोड कर गए, चले गए म्यूचुअल फंड, किसी के साथ मर्ज हो गए या उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रह नहीं पाई जिस वजह से कि वो बीट नहीं कर पाए। तो यही सर्वाइवरशिप बायस होता है। अगर आप उन फंडों में फंस जाते पिछले 10 साल के लिए तो आपका रिटर्न जो है वो मतलब काफ़ी कम हो जाता है, और कितना बड़ा अंतर क्रिएट कर सकता है वो मैंने आपको बता ही दिया। आप ये देखिए 10 साल में भी 124 फंड में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 19वीं रैंक इसकी 10 ईयर में भी आ रही है, मतलब 18 इससे आगे जरूर है। पर आप ये सोच लीजिए कि अगर 18 इससे आगे हैं तो 100 के करीब इससे पीछे भी है। तो यानी ये वही बात हो गई कि जैसे मुझे आपको एग्जाम्पल देना है, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मेरे को देना हो आपको, तो ये है कि मान लीजिए जैसे कल आपको ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से कॉल आ गई और बोला कि हम पूरी दुनिया से 100 बेस्ट ब्रेन ढूंढ रहे हैं, मतलब 120 हमें बेस्ट दिमाग चाहिए जो कि इकोनॉमिक्स का ABCD सब जानते हो, सब प्रेजेंट हो, और हमें किसी ने बताया था कि आप भी उनमें से एक है, चलिए। तो आप चले गए, पर आपको कुछ आता तो है नहीं, मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि इन इकोनॉमिक्स के बारे में मेरे को कुछ आता नहीं। आपके बगल में मनमोहन सिंह हो सकते हैं, अमर्त्य सेन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तभी भी आपको बोला जाए कि आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए जिसका हम 10 साल बाद देखेंगे कि क्या आपकी रैंक आ रही है। तो आपने कुछ नहीं, अगर आप ये मान के चलें कि आपको कुछ नहीं आता, वॉरेन बफेट की क्वोट है कि व्हेन डम मनी एक्सेप्ट्स दैट इट इज डम, इट सीजेस टू बी डम। मतलब जब एक नो नथिंग इन्वेस्टर ये मान ले कि मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है तो वो दम नहीं रहता है, वो इंडेक्स में इन्वेस्ट करके भी अपनी वेल्थ को काफ़ी अच्छे से जनरेट कर सकता है। तो जैसा कि आप डेटा में देख पा रहे हैं 124 फंड्स में से 10 साल बाद आपकी 19वीं रैंक आ गई। मतलब 10 साल बाद जब पोर्टफोलियो कंपेयर किया गया तो देखा कि उन दुनिया भर के बेस्ट फंड मैनेजर या बेस्ट जो ब्रेन थे उसमें भी आपने 19वीं रैंक आ गई और 100 लोगों को आपने बीट कर दिया, वो भी बिना कोई दिमाग लगाए, बिना कुछ किए। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो है वो क्यों इतनी अच्छी है। अब बात करते हैं कि ये फंड आप खरीद कैसे सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग आप में से ये फंड ऑलरेडी खरीद रहे होंगे। मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ, तरीके इससे कई ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले कि आप किसी भी ऐप से खरीद सकते हैं, जैसे ग्रो या पेटीएम मनी या किसी भी ऐप से आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम मनी, ग्रो या कॉइन जो ऐप आती हैं उनसे आप इसे खरीद सकते हैं। दूसरा, आप यूटीआई की इनकी जो पर्सनल वेबसाइट है उससे भी खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड खरीदना है, तो मैं ये यूटीआई की वेबसाइट से भी डायरेक्ट जाके खरीद सकता हूँ। तो ये सिंपल सा, ये आप जो बोल रहे थे सर की लाइव बताइए, तो ये आप इस फॉर्म को भर के इनके लिए इनके साथ वो कर सकते हैं, मतलब इनसे सीख सकते हैं, या फिर आप सिंपली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं।
जो भी इनकी स्कीम है। इसके लिए आप इनका मोबाइल का ऐप यूज़ कर सकते हैं या आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी ये रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है और हम बेसिकली ETF में डील करते हैं, पर वो अभी समझने की चीज़ नहीं है। तो एक नो नथिंग इन्वेस्टर जो है वो अपने आप को इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। तो आपको बस सिलेक्ट यही करना पड़ेगा कि आपने ग्रो डाउनलोड करी या ये UTI की ऐप डाउनलोड करी, तो आपको फ़ंड का नाम पता होना चाहिए। फ़ंड का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, आप कुछ मत कीजिए आज के बाद से। अगर आपको जैसे जाना है तो अगर आपको कोई फ़ंड नहीं समझ में आ रहा है तो आप UTI का इंडेक्स फ़ंड खरीद सकते हैं जिसका नाम है UTI इंडेक्स फ़ंड। या फिर अगर आप ETF आपको पता है, आपको समझ पड़ता है कि ETF क्या है, तो उसका नाम है निफ्टी 20। आप निफ्टी 20 जो है वो होल्ड कर सकते हैं। ये दो फंड हैं जिनको जाके आप खरीद सकते हैं। अब अगर किसी का कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है। अखिलेश, इसमें इंडेक्स फंड में एक तो इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स फंड होता है और एक सेंसेक्स इंडेक्स फंड भी होता है, आई थिंक, है ना? हाँ, तो मतलब एक सेंसेक्स पे बेस्ड होता है और एक निफ्टी पे बेस्ड होता है। अच्छा, मैंने अभी चेक किया तो ग्रो पे अवेलेबल है, UTI का भी है, और अगर कोई सेंसेक्स इंडेक्स फंड लेना चाहता है तो वो भी ग्रो पे अवेलेबल है, और अगर कोई निफ्टी इंडेक्स फंड लेना चाहता है तो वो भी, और मल्टीपल कंपनीज के हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ तो निकॉन, HDFC, एक्सिस, UTI सबका अवेलेबल है। तो ग्रो पे आप ID बना के ग्रो से डायरेक्ट भी ले सकते हैं। हाँ, तो आप जिसको भी जो भी इंडेक्स फंड पसंद आ रहा है वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से इंडेक्स फंड खरीद सकता है जो भी उसे पसंद है। बाकी जो लोग बोल रहे थे कि खरीदना कैसे है, तो मैंने आपको बता दिया। आपको कुछ नहीं करना है, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड टाइप करना है ग्रो या किसी भी पेटीएम मनी जैसी ऐप पे। वो आपको हमेशा डायरेक्ट फंड देते हैं, रेगुलर फंड कभी नहीं देते। तो उस पर आप जाके खरीद सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा तरीका है कि आप UTI की अपनी ऐप से खरीद सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि UTI निफ्टी इंडेक्स फंड खरीदना है, और आप जाइए, UTI की एक ऐप होती है वो डाउनलोड कीजिए, उस पर अपनी डिटेल भरिए, पैन कार्ड वगैरह। उस पर ऑप्शन आएगा UTI निफ्टी इंडेक्स फंड ग्रोथ करके, उस ग्रोथ वाले को क्लिक कीजिए और उसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट या जैसे भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे वैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जो बहुत ही सिंपल है, जिनकी वजह से आप इंडेक्स फंड जो है वो खरीद सकते हैं। हम अपस्टॉक से भी खरीद सकते हैं? सर, अपस्टॉक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने यूज़ नहीं किया, पर अपस्टॉक्स क्योंकि एक डीमैट अकाउंट देता है तो वहाँ पे आपको ETF मिलेंगे इन फंड्स के। जैसे जो मैंने आपको ये वाला फंड जो आपको बताया है, ये निफ्टी 20 वाला, आपको वहाँ पे ये मिलेगा। वहाँ पे आपको UTI इंडेक्स फंड नहीं मिलेगा। वहाँ आप सिलेक्ट करेंगे निफ्टी 20, तो ये आज की डेट पे 164 रुपीज़ के आसपास की इसकी वैल्यू चल रही है। निफ्टी 20 जो है वो आपको मिलेगा, UTI इंडेक्स फंड नहीं मिलेगा। जैसे जीरोधा पे जो लोग काफ़ी सारे जो लोग जीरोधा यूज़ करते हैं उनके लिए एक अलग से ऐप आती है जीरोधा की, कॉइन नाम की, जिसपे उनको म्यूचुअल फंड मिलते हैं। और अगर आपको उनको जीरोधा में यूज़ करना है तो उनको निफ्टी 20 मिलेगा। जीरोधा में मैंने SBI का भी लिया था एक्चुअली ETF। हाँ, किसी का भी ले सकते हो आप। बेसिकली इंडेक्स का ETF लें। और निफ्टी 20 हमें इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी मार्केट में बहुत रहती है। तो जब जैसे लिक्विडिटी से ये समझ में पड़ता है कि हम निफ्टी 20 ही क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं बार बार नाम ले रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण क्यों ये है कि एक तो ये बहुत पुराना है, दोनों के दोनों UTI निफ्टी इंडेक्स फंड और ये निफ्टी 20। दूसरा, इनमें लिक्विडिटी बहुत रहती है। लिक्विडिटी मतलब मान लीजिए जैसे है तो ETF भी एक टाइप के शेयर ही, मतलब कल को मान लीजिए आपका ये 7 करोड़ का कॉर्पस जमा हो एट द एंड ऑफ 60 और आप इसको चाहते हैं कि अब मैं इसे निकाल लूँ और इंजॉय करूँ, तो 7 करोड़ के कॉर्पस को जब आप बाहर निकालेंगे तो मार्केट में आपको 7 करोड़ का सामान बेचना पड़ेगा। तो अगेंस्ट में कोई और होना भी चाहिए जो 7 करोड़ का सामान आपसे खरीद ले। तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी। अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें लिक्विडिटी नहीं होगी तो आपको ये मार्केट में बेचने में काफ़ी टाइम लगेगा। मतलब एक दिन में ये माल बिक नहीं पाएगा, आपको 1, 2, 3 दिन लग सकता है। पर जैसे निफ्टी 20 वगैरह फंड हैं, ये काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड है, काफ़ी लिक्विड है। इसमें आप 7 करोड़ के 70 करोड़ का भी माल आपको बेचना है तो आप एक दिन में बेच के 1 मिनट मतलब 1 घंटे के अंदर बेच के आप निकल सकते हैं। इसलिए लिक्विडिटी की वजह से हम निफ्टी 20 को सजेस्ट करते हैं। बाकी मार्केट में एक्सपेंस रेशियो भी जितना मेरी नॉलेज कहती है
अभी सबसे कम इसी का ही है, इससे कम एक्सपेंस रेशियो और कोई फंड जो ऑफर नहीं है। 0.19 दिखा रहा है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का। सर आप उस पर चेक कीजिए कि रेगुलर यूज़ कर रहे हैं कि डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको कहा था कि फंड रेगुलर और डायरेक्ट दोनों होते हैं, रेगुलर डायरेक्ट चूज़ कीजिए। अगर 0.1 डायरेक्ट में भी होगा तो वही सबसे कम इंडेक्स फंड में इस टाइम का एक्सपेंस रेशियो आ रहा होगा। अब जो है वो 0.19% हो गया है, पहले 0.1 होता था। तभी भी आप देखेंगे तो 0.19 जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, बजाय कि 1 और 2% के आसपास। मतलब 1% 1 रुपया हुआ तो 0.19 19 पैसे थे। तो एक्सपेंस रेशियो मार्केट में सबसे कम इसी का ही है। बाकी अनुज सर का अगर ये सवाल है तो अनुज सर जैसे कि कल की मतलब आगे की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे पेड वाली, तो वहाँ पे हम आपको ये बता पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेडिकेटेड डिस्कशन ही इन सब चीज़ों के ऊपर होती है। तो कि आप इन सब को बाईपास कैसे कर सकते हैं, मतलब एक म्यूचुअल फंड को बाईपास करके आप ईटीएफ कैसे ले सकते हैं, ईटीएफ के क्या फ़ायदे होते हैं, और ईटीएफ में आपका एक्सपेंस रेशियो और कम कैसे हो जाता है। तो ये अभी क्योंकि ये नो नथिंग इन्वेस्टर के हिसाब से मैंने क्लास डिज़ाइन करी थी, 2 क्लास की, जो इसमें रिटर्न ज़्यादा लेना चाहें या जो इसके बारे में और जानना चाहें वो आगे की क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें करनी चाहिए। पर जो सिंपल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भी ये 2 क्लास में लगभग इतना तो समझ पड़ जाए कि हमें क्या नहीं लेना मार्केट में और हमें क्या लेना है, और जो लेना है वो कैसे लेना है। तो पिछली क्लास हमने कन्विक्शन बनाने में खर्च करी थी, मतलब जो 15% क्यों हम मान के चलते हैं कि देंगे ही देंगे। आज की क्लास हमने ये सजेस्ट करी कि जो बाकी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनकी तरफ आपको क्यों नहीं जाना और क्यों आपको इंडेक्स में ही बने रहना। तो हमने आपको प्रीवियस डेटा दिखाया जो ये कहता है कि इंडेक्स ने काफ़ी फंड्स को बीट करके दिखाया है। हमने ये बताया कि क्यों ये स्किल की से ज़्यादा लक हो सकती है। जैसे काफ़ी सारे लोगों को क्या था कि 2020 की जब डिप आई थी। हाँ जी सर, हमने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करा था तो हमने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था, और एक बारी सर स्क्रीन हटाएंगे सर ये इसके पीछे। हाँ, तो सर उसके बाद हम यूटीआई फंड्स पे आ गए, जो कि हमारे मेरे ख्याल क्या कहते हैं उन्हें, म्यूचुअल फंड्स है, राइट? नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं। म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड नहीं है। यूटीआई बेसिकली एक कंपनी है जो फंड बेचती है। यूटीआई के अपने म्यूचुअल फंड भी हैं, यूटीआई के अपना इंडेक्स फंड भी है। बोलने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको इंडेक्स फंड भी बेच रहा हूँ और मैं ही आपको म्यूचुअल फंड भी बेच रहा हूँ। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड बेचने पे मेरी कमाई होती है, क्योंकि मेरे को एक्सपेंस रेशियो तभी मिलता है, मेरी घर तभी चलता है जब मैं आपको म्यूचुअल फंड बेचूंगा। क्योंकि अगर सभी के सभी लोग इंडेक्स फंड लेने लग जाएंगे तो धीरे धीरे करके मतलब पहले के मुकाबले इंडेक्स फंड में अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5-10 साल बाद जो हो गए, काफ़ी सारी इंडिया की पॉपुलेशन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रही होगी बजाय कि म्यूचुअल फंड के। पर क्योंकि अभी मुझे घर चलाना है तो यूटीआई का जो म्यूचुअल फंड की जो मतलब स्कीम्स हैं वो भी आपको अवेलेबल मिलेंगी और इंडेक्स फंड भी मिलेगा। तो आपको हम यूटीआई का इंडेक्स फंड लेने की सलाह दे रहे हैं, ना कि म्यूचुअल फंड। पर ये सलाह भी नहीं है, मतलब बेसिकली क्योंकि हम फिनेंस के बिजनेस में नहीं है, मतलब एडवाइजरी के बिजनेस में नहीं है, तो हम सिर्फ आपको एजुकेट कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड लेने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इंडेक्स फंड कैसे उनसे बेहतर है काफ़ी सारे मायने। ओके सर। मेरे ख्याल जैसे ये यूटीआई का म्यूचुअल फंड है, जैसे आप इस पे नाम से सुन रहे हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड, तो ये यूटीआई म्यूचुअल फंड भी आपको इंडेक्स भी देता है। पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं, क्योंकि घर उनको भी चलाना है और चीज़ें उन्हें भी बेचनी है। पर हमें ये पता है कि हमें क्या खरीदना है। तो आप निप्पॉन का ईटीएफ खरीद सकते हैं। जैसे निप्पॉन का ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो इस टाइम 0.05 है, पर इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जिनको नहीं पता कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, वो सिंपली यूटीआई का इंडेक्स फंड खरीदते रहे और उसी पे ही पैसे हर महीने के महीने डालते रहे। और इससे ज़्यादा किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर, डीमेट अकाउंट से रिलेटेड क्या बता रहे थे सर आप? आपके वॉइस कट गई थी। मैं बोल रहा हूँ डीमेट अकाउंट जिनके पास है वो ले सकते हैं, जिनके डीमेट अकाउंट नहीं है वो ज़ीरोधा या उसकी वजह उसके से भी डायरेक्टली ले सकते हैं।
ग्रो या कॉइन या पेटीएम मनी, इटी मनी, बहुत सारे ऐप हैं जिनकी तरफ से आप यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। हर किसी में आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा थोड़ी बात इस चीज़ पे करनी थी कि हम आगे आने वाली क्लासेस में और क्या सीखेंगे। तो एक क्लास तो हमारी अगले आने वाली होगी पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर क्लास पे हम बेसिकली प्लानिंग के ऊपर डील करेंगे कि जो आपकी अपनी पर्सनल प्लानिंग है, मतलब आपको अपने लैपटॉप में अपनी प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि कैसे कैसे आप अपने गोल के हिसाब से कितने कितने पैसे आपको बचाने चाहिए और आप अपनी पर्सनल फाइनेंस किस हिसाब से बना सकते हैं। या जो म्यूचुअल फंड या जो भी इन्वेस्ट आप कर रहे हैं किसी भी चीज़ में पहले से इन्वेस्ट, तो वो आपको रिटर्न कितना दे रही है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम आने वाली क्लासेस में दाओ थ्योरी सीखेंगे। ये वो थ्योरी है जो कि वर्ल्ड फेमस थ्योरी है। ये आपको ये बताने में हेल्प करती है कि मान लीजिए आज किसी ने पूछ लिया कि अखिलेश ये बताओ आज पैसे इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, ये सवाल आपको 365 डेज कभी भी पूछ लिया जाए कि आज पैसा इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, तो दाओ थ्योरी आपको ये बताने में हेल्प करती है कि आज पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर हम दाओ थ्योरी को फंडामेंटल रेशियोज के साथ भी कंबाइन करते हैं, जो आपके डिसीजन मेकिंग में और काफ़ी हेल्प करती है कि क्या आज मार्केट सस्ती है या महंगी है, मुझे आज इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा आने वाली क्लासेस में हम स्टॉक पिकिंग के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमें स्टॉक मतलब इंडेक्स से आगे बढ़ के अगर हमें स्टॉक सिलेक्ट करने हैं तो हमें स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। क्या देखते हैं हम कि अगर हमें मान लीजिए HDFC बैंक सिलेक्ट करना है और इस पर इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना चाहिए, या रिलायंस अगर हमें पसंद आता है तो क्यों आता है, या अगर हमें नेस्ले नहीं पसंद आ रहा तो क्यों पसंद नहीं आ रहा। तो इस सब के ऊपर बात करेंगे कि हम कैसे स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में, ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में कि ये क्या चीज़ें होती हैं और इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे ट्रेडिंग के ऊपर। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग ही उनके लिए एक कॉल आती है, तो उनको कैसे वो कैसे अपने साथ डील करें। ट्रेडिंग में हम स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे, प्राइस इंडिकेशन, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स और सब बात करेंगे। उसके बाद मेरी कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि मैं काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज जिनको मैंने बनाया है, तो उससे आप एक रेगुलर इनकम क्रिएट कर सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। ये सब हम सीखेंगे और लास्ट में हम रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी सीखेंगे ट्रेडिंग की कि आप पैसे पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये क्लास में हम डेट फंड्स के ऊपर काफ़ी सारी बात करेंगे, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसीज या जो भी आजकल इन्वेस्टमेंट आ रही है उनके ऊपर बात करेंगे। तो आने वाली जो क्लासेस हैं वो हमारी कुछ इसी प्रकार रहेंगी, उनमें हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे, पर्सनल फाइनेंस, दाओ थ्योरी, स्टॉक पिकिंग, ऑप्शंस एंड फ्यूचर और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के। तो आज की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक तो वो पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट अभी है तो वो अभी पूछ सकता है। अगर किसी को डाउट बाद में आता है या उसका चैट बॉक्स नहीं खुल रहा है या वो पर्सनली कोई डाउट पूछना चाहता है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं चैट पे आपको अपना नंबर लिख के दे रहा हूँ, इस पे आप व्हाट्सएप करके भी कोई भी डिटेल पूछ सकते हैं। अखिलेश ये जो आपने बताया अभी हम इस जो बाकी की चीजें हम सीखेंगे तो ये पेड क्लासेस होंगी? हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि जो 2 क्लासेस थी ये वाली, ये नो नथिंग इन्वेस्टर्स के लिए थी जो कि फ्री थी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हर कोई एटलीस्ट मार्केट में आए, पार्टिसिपेट करे और इन्वेस्ट करना शुरू करे ताकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करने लगे। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमेरिका का जो बाज़ार है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फेमस है। वो इसलिए नहीं बड़ा है कि उनके यहाँ कंपनीज मतलब कुछ अलग कर रही हैं या हमसे वो अच्छे हैं। उनके पीछे का एक बहुत मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे 54% ऑफ कॉमन पब्लिक अपना पैसा स्टॉक पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, जो रेशिया इंडिया में 2 या 3% है। तो जब हमारी इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा पैसा अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग जाएगी सही रूट के थ्रू, तो इंडिया का मार्केट भी, स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और वो जितना ज़्यादा ग्रो करता रहेगा उतना ही बेनिफिट आप लोगों को भी मिलता रहेगा।
तो ये एक सिंपल सा मेरी तरफ से इनिशिएटिव था कि 2 क्लासेस में आप कम से कम इतना तो समझ पाएँ कि आपको कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना और कहाँ करना है तो कैसे करना है, उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं। पर जो लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ये जो आगे की आने वाली क्लासेस हैं जिसके ऊपर हमने बात करी कि कैसे पर्सनल फाइनेंस मैनेज होता है, कैसे हम स्टॉक्स पिक करते हैं, कैसे शेयर मार्केट में डील करते हैं, कैसे हम अपने रिटर्न से निफ्टी के रिटर्न को बीट करने की कोशिश करते हैं, इस सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और ये सारी क्लासेस पेड होंगी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके लिए वो अगली क्लास में आ सकते हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इसी नंबर पे आप बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। आई होप कि आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपना व्हाट्सएप पे जो सवाल है या कॉल करके मेरे को बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अपना नंबर एक बार दोबारा से शेयर कर दीजिएगा अखिलेश। ये मेरा नंबर है सर, मैंने चैट पे भी शेयर कर लिया है, और जिसको चैट पे नहीं दिख रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड पे भी शेयर कर दे रहा हूँ कि जो वहाँ पे नहीं ले पा रहा है। ये व्हाट्सएप पे नंबर है, आप इस पे भी कोई आपको क्वेरी है इंडेक्स इन्वेस्टिंग के ऊपर या कहीं पे आपको अगर अटक रहे हैं तो आप ये चीज़ आके पूछ सकते हैं। अगर आपको पेड क्लासेस में इंटरेस्ट है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा इन पिछली 2 क्लासेस में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अभी भी अगले 5-10 मिनट के लिए हम फ्री हैं, अगर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। तो आई होप सबको क्लियर होगा और किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय। थैंक यू, बाय। बाय बाय।